बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स में शानदार रिकवरी कहना होगा और क्रूड थोड़ा नीचे आया ऊपर से, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला शायद। हालांकि डॉलर रुपये अभी भी वहीं पर है जहां हम सुबह थे, लेकिन 96.28 पर। लेकिन अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें सब में अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। शेवी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और रिकवरी को निफ्टी आईटी ने लीड किया, 2% ऊपर है निफ्टी आईटी। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि भले ही आईटी पर व्यू नेगेटिव हो, लेकिन आज शायद आईटी थोड़ा चल जाए, जो मार्केट की थोड़ी हेल्प कर दे। मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन स्मॉल कैप में खास तौर से अभी भी गिरावट है। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के ट्रेंड बनेंगे। खैर, शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पहले घंटे की बड़ी गिरावट के बाद बाजार में आई शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा सुधर कर 23,650 तक आया। भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी सुधार, हालांकि स्मॉल कैप में दबाव कायम। डॉलर के मुकाबले रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा। एक डॉलर का भाव 36 पैसे कमजोर होकर 96 रुपये 33 पैसे तक फिसला। महंगे कच्चे तेल और डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपए पर कमजोरी हुई हावी। बाजार की रिकवरी में आईटी शेयरों की बड़ी भूमिका, 2% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। साथ ही फार्मा में भी खरीदारी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल और सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा बिकवाली, 2% से ज्यादा फिसले दोनों इंडेक्स। रियल्टी, PSU और मेटल्स में भी दबाव। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। टाटा स्टील और गॉडफ्रे फिलिप में सही रही मुनाफा वसूली की काउंटर कॉल। करीब 4% फिसले दोनों शेयर। वहीं प्रूडेंशियल के भारतीय से डील के बाद 4% गिरावट से प्रूव। वहीं पावर ग्रिड और हिंदुस्तान जिंक में भी गिरावट कायम। अच्छे नतीजों के दम पर 14% से ज्यादा दौड़ा ग्लैंड फार्मा। चौथी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 97% का उछाल, लेकिन कमजोर गाइडेंस के बाद एम्बर एंटरप्राइजेज में 15% की भारी गिरावट। वहीं कोचिन शिपयार्ड भी रिजल्ट के बाद 5% कमजोर। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई TVS ग्रुप की एंट्री। TVS के बोर्ड ने 193 करोड़ रुपए में 4.9% हिस्सा खरीदने को दी मंजूरी। शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए 3 महीने में पूरी होगी डील। खबर के बाद TVS मोटर्स का शेयर 4% टूटा। कल निफ्टी में शामिल BEL के आएंगे नतीजे। चौथी तिमाही में 3% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा, हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव संभव। साथ ही BPCL, मैनकाइंड समेत वायदा की 4 कंपनियों के नंबर्स का रहेगा इंतजार। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए और देखते हैं आज किस तरीके का समीकरण फाइनली बैठेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बाज़ार ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और ये रिकवरी जो आई ये बहुत ही क्रूशल लेवल से आई, क्योंकि निफ्टी ने मई का 24,262 जो था, एक बार 1 महीने का चार्ट रखेगा, 24,260 24,262 का एक लो था, उसे बचाया। 23,262 23 होना चाहिए, 24 लिख दिया गया है, इसको ठीक कर दें, 23,262। और बैंक निफ्टी ने भी 52,700 का एक जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था वो बचाया। हालांकि एक चीज़ क्लियर है कि बाज़ार में फीलिंग अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। एक थोड़ी सी एक रिस्क लग रहा है कि अभी भी शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में है मार्केट। मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर आज भी एक बड़ी गिरावट है और इनफैक्ट मिड कैप में तो फिर भी रिकवरी आ गई है। स्मॉल कैप में ज़्यादा बड़ी गिरावट है। स्मॉल कैप में अभी भी अगर आप रिकवर स्मॉल कैप भी हुआ है, लेकिन अभी भी 1.5% नीचे है। इंडिया विक्स अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के ऊपर है, ये भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गिरने को तैयार नहीं है, 19.58। हालांकि हाई इसका 20 के करीब था। सुबह हमने एक मिड कैप आईटी में पॉजिटिव व्यू लिया था, वो काम आया। अगर आप देखें टॉप गेनर्स आज को फोर्ज, परसिस्टेंट, ये सब हैं, तो वो थोड़ा सा एक एल्गो ट्रेड था। ध्यान रहे ये एक कंप्लीटली मिड कैप आईटी पर व्यू था। लार्ज कैप आईटी भी चला है, लेकिन लार्ज कैप आईटी पर मेरा व्यू कंप्लीटली ये रहा है कि रैली में बाहर हो, तो इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मौके हैं, लेकिन दोनों तरफ के मौके हालांकि अब उतने नहीं है जितना 2 हफ्ते पहले मार्केट दे रहा था,
लेकिन अभी भी अगर आपने आज सही से मूव्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। गोदफ्रे फिलिप्स का एग्जांपल देखिए, आज सुबह हमने व्यू लिया था कि गोदफ्रे जहाँ खुले वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें और शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट भी करें, क्योंकि आगे का आउटलुक ख़राब है। डिलीवरी में सेम व्यू था कि डिलीवरी में जहाँ खुले वहाँ प्रॉफिट बुक करें और अगर हो सके तो शॉर्ट के बारे में भी सोचें। और टाटा स्टील में तो हमने एक बोल्ड व्यू लिया था कि आज टाटा स्टील में तो आपको शॉर्ट ट्रेड मिलेगी, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने के चांसेस थोड़े कम है। तो वो सब खैर वो सब ठीक हुआ, लेकिन मार्केट में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। लेट्स सी आखिरी के 1 घंटे में कैसी रिकवरी आएगी, या सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, और क्लोजिंग कहाँ पर होगी। क्लोजिंग कहाँ पे होगी इंपॉर्टेंट होगा वो, और आखिरी का 1.5 घंटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बनी रही सीएमसी आवाज़ के साथ। कमाई का अड्डा में रिकवरी अच्छी हुई है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर एक समय तो निफ्टी में हम 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देख रहे थे। बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक पूरा प्रेशर में था, लेकिन रिकवरी के साथ अब हम कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर, बड़ा सवाल यही कि इस रिकवरी में कितना दम देख रहे हैं, इस रिकवरी के पीछे के कारण क्या समझते हैं आप, और कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्लोजिंग के लिहाज से? साथ ही कौन से ऐसे संकेत आपको नजर आ रहे हैं जिससे मार्केट अब यहाँ से शायद थोड़ा अप मूव दिखाए, और ऐसे में लेवल्स क्या होंगे? क्या सलाह ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, बाजार कमज़ोर है। आई थिंक इसमें किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाजार के साथ इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बाजार टूट नहीं रहा है। शॉर्ट अगर आप कर रहे हैं मार्केट में, तो शॉर्ट अगर आप करके होल्ड कर रहे हैं तब तो मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इसी तरीके से मार्केट फंसा रहा है। मतलब अगर आपने आज शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सुबह खुलते ही फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाली शॉर्ट ट्रेड हो गई, वो अलग बात है। वो 15-20 मिनट में जो मूव आना था वो आ गया। उसके बाद से 9:30 के बाद से तो मार्केट ने लगातार इंटरडे में पूरी रिकवरी दिखाई है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि इस बाजार ने ना बहुत कुछ नेगेटिव सहा है। इतनी ज़्यादा एफआई की सेलिंग, ब्रेंट क्रूड 111 पर, डॉलर रुपी 96 के ऊपर, लगातार सेंटिमेंट नेगेटिव, सब कुछ इतना नेगेटिव सा है। ये बाज़ार बहुत आराम से मार्च के लो तक जा सकता था, नहीं गया, काफ़ी ऊपर उन लेवल से, 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है उस लेवल से। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट की इनहेरेंट स्ट्रेंथ भी बता रहा है आपको। इस समय लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे क्यूज़ पर अब तक मार्केट को टूट जाना चाहिए था, तो नहीं टूट रहा है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक होता है कि मार्केट टूट नहीं रहा है, एक होता है कि मार्केट चलेगा कब। मार्केट चलेगा कब? मार्केट चलेगा तब जब ये क्रूड जो है ना, या कच्चा तेल जो है, ये 100 के नीचे आ जाएगा। जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, किसी भी कारण से हो जाए, थोड़ा सप्लाई का प्रेशर ईज हो, थोड़ा वो हार्मोन्स खुल जाए, ये सब चीज़ें जब होंगी ना, तभी। जब तक 150 के ऊपर है, रुपए में रिकवरी मुश्किल है, और ये एक विशेष साइकिल है। इस विशेष साइकिल को हमको रोकना है कहीं ना कहीं। कैसे रुकेगी? कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कुछ होगा, हमें नहीं पता, है ना। बीच बीच में वो एफआई टैक्सेशन की बात हुई थी, अब तक कुछ पूछा है नहीं, यू डोंट नो। लेकिन ये थोड़ा सा आप देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोलैप्स नहीं हो रहा है मार्केट। इस मार्केट को आप कोलैप्सिंग मार्केट नहीं कहेंगे। इतनी बहुत डिक्लाइन चलती है मार्केट में, जब सब ग्लोबली इतना सब कुछ हो रहा हो, ऐसे में इसको मैं रेजिलिएंट मार्केट कहूँगा उस हिसाब से। और स्टॉक स्पेसिफिक रहें, और इंडेक्स में प्योरली इंट्राडे ही रहें। इंडेक्स में अगर आप कोई पोजीशन कैरी करेंगे ना, वो आपका ओवरऑल ट्रेड खराब करेगा, तो कैरी मत करें, इंट्राडे रहें बेसिकली, और वही एक व्यू रहेगा। और इंडेक्स में दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए तैयार रहें। आज भी देखें अगर आप, तो पहले जैसे मैंने कहा वो फास्टेस्ट फिंगर्स ट्रेड वाली शॉर्ट ट्रेड बैठी, हमने आज सुबह बात की थी कि सुबह एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे एक 23,650 के स्टॉप के साथ, और उसके बाद अगर लोअर लेवल पर 23,400 का व्यू था मेरा, 400 का व्यू था कि 23,400, 23,350 के स्टॉप के साथ, वो उससे थोड़ा और नीचे आ गया, 23,350 वाला 317 पे आ गया। लेकिन मतलब जो लोस थे उनको बचा के उसके बाद रिकवरी आ गई। तो अब देखिए 40-50 पॉइंट इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेडर समझते हैं इस बात को। लेकिन पहले शॉर्ट और फिर लॉन्ग ट्रेड बैठी तो ठीक है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, आज का लो यानी कि जो 23,317 है ना, ये काफ़ी क्रूशल लेवल है, ठीक है। और जो निफ्टी का मई का लो है 23,262, और आज का लो है 23,317। तो उस हिसाब से ये सबसे क्रूशल लेवल्स हो गए। और 23,250, 23,300 बेसिकली अब लक्ष्मण रेखा है निफ्टी के लिए। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज हम कहाँ क्लोज होते हैं? फॉर एग्जांपल आज अगर हम 23,700 के ऊपर बंद हो गए ना, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 23,700 के ऊपर हम बंद हो पाएंगे या नहीं? कॉन्फिडेंस है कि आपके अंदर मार्केट को डे हाई पर बंद कराने का इस समय? और अगर रिकवरी फेल हुई तो आज का हाई जो है
वो फिर आपके लिए बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेय, बैंक निफ्टी पर देखिए 52,700, 52,800, आज सुबह हमने 52,800 की बात की थी मेक और ब्रेक लेवल में, 783 तक गए हम। तो वो जो मेक और ब्रेक था मोर और लेस उसको डिफेंड किया आपने। अब यही लक्ष्मण रेखा है आपके लिए। बैंक निफ्टी में हम मई के लो के नीचे हैं, वैसे जो मई का लो था इंटरडे में उसके नीचे हैं। वो अप्रैल वाले गैप लेवल के अभी भी ऊपर है लेकिन मई लेवल के नीचे हैं। तो ऊपर की तरफ 53,800, 54,000 ये बड़ी रेजिस्टेंस होगी बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज की क्लोजिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब चलते हैं बीरू के पास, जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आज का एक्शन कैसा रहा। बीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जो देखिए पहले तो फार्मा में स्ट्रेंथ है और फार्मा में मैनकाइंड का जिक्र काफ़ी बार हुआ है तो इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट ग्लेनमार्क फार्मा इस वक्त एक एज पे, इस क्लोजिंग में जिस स्टॉक पे सबसे पहले मेरी नज़र है दैट्स ग्लेनमार्क फार्मा। 2346.9 सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर बेटर शेप में है। आईटी के साथ इस रिकवरी में जो पूरा किरदार निभाया है वो फार्मा ने भी निभाया अनुज। तो ग्लेनमार्क फार्मा ऐसे स्टॉक पे मेरी नज़र रहेगी। प्लीज़ ज़रा एक बार इसका ओआई रखिएगा। ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है ये और ओआई शेड यानी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पर। तो पहला काउंटर है ग्लेनमार्क फार्मा। दूसरा वीकनेस ऑटो में कोलैप्स है। टीवीएस मोटर टू व्हीलर स्पेस में मल्टी मंथ यानी आप मार्च उसके बाद अप्रैल 1 के स्विंग को वायलेट किया इसने आज 3346। लुक एट लोडिंग 2.43 लाख शेयर्स, यहाँ पे करीब 3% ओआई बिल्डअप हुआ, शॉर्टिंग हुई। बट याद रखिएगा मेक और ब्रेक 3330 जो है इसका वो मल्टी मंथ 17 माह से लेकर अब तक का लो है। उसके नीचे का ब्रीच कोई भी अगर आप देखें तो इसको काफ़ी दिक्कत देगा। और एक बार मैं एसबीआई रखूंगा, वीकनेस का ही मतलब दूसरा स्टॉक लूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है निफ्टी और बैंक में रिकवरी आई बट ये काउंटर एक क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ इस हफ्ते की शुरुआत की है 50 एमएम के नीचे और लोडिंग इसमें अभी भी शॉर्ट साइड पे काफ़ी है। अभी तक कोई रिकवरी नहीं है और कभी भी कॉल राइटर्स की कन्विक्शन जो कहते हो हैं, पुट राइटर्स अभी तक अनुज कोई विजिबल नहीं है। अनुज ये मैं आज दिख रहा था ये बैंक निफ्टी, हमने एसबीआई के बारे में बात की थी बट इस बास्केट पर अभी क्या व्यू लेना चाहिए? एक व्यू था सुबह के इन्वेस्टमेंट व्यू और एक है ट्रेडिंग व्यू, दोनों को कैसे ट्रीट करें इस वक्त? ये बैंक निफ्टी की ज़्यादा वीकनेस को स्पॉन्सर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ही करता हुआ, क्या वो थ्योरी की जब तक क्रूड 100 के नीचे ना आए प्रोस्पेक्टिव नेगेटिव ही रहेगा इस पर? देखिए ट्रेडिंग में तो नेगेटिव ही रहेगा लेकिन आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत क्रूशल लेवल डिफेंड किया है वीरू, 52,800 का जो हम बात कर रहे थे, वो जो गैप का लेवल था उसको डिफेंड किया है बैंक निफ्टी ने। वो एक्सपेक्टेड भी था कि थोड़ा सा वहाँ से रिकवरी आएगी। अगेन क्या होता है ना, देखिए वीरू अब दिक्कत क्या है कि ट्रेड कैसे करें। बिल्कुल 52,800 पर एक व्यू हमारा ये भी था कि भाई बैंक निफ्टी में रिकवरी आ सकती है, लेकिन जब उस समय वो आया क्या हिम्मत थी आपकी लॉन्ग लेने की, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस समय भारतीय बाजार आपको एक मौका दे रहा है, ख़ासतौर से पीएसयू बैंकों में और बैंकों में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ट्रेड लेने का, इन्वेस्ट करने का। देखिए ये बैंक निफ्टी में ये सब चलता रहता है। आप बैंक निफ्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, बैंक निफ्टी में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार नहीं आई है, ठीक है। लेकिन इस समय अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं बनती है बैंक निफ्टी में। हाँ, बाउंड्रीज पर ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में हमारा व्यू सिंपल रहा है, बाउंड्रीज को ट्रेड करें। आज जैसे 52,800 का लो है तो उस बाउंड्री पे लॉन्ग बनता था, लेकिन अगेन कितने लोग कर पाए होंगे उस बात को। हमारे लिए कहना आसान है क्योंकि हम कमेंटेटर हैं, हमारा पैसा नहीं लगा हुआ, इसके लिए ट्रेडर्स का पैसा लगता है, तो इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अप्रोच वही रहेगी बैंक निफ्टी पर कि आप बाउंड्रीज को ट्रेड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रेया बताइए आगे चलें फिर। जी सर, अच्छा ये तो बैंक निफ्टी पे व्यू हो गया। हमने रिकवरी देखी है आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट मिड कैप में भी, लेकिन सर रिकवरी कोई खास एक स्पेस में नहीं दिखाई, जो वो है स्मॉल कैप। 1.5% नीचे स्मॉल कैप है। और सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि सर स्मॉल कैप में जो हमने आउट परफॉर्मेंस देखी थी वो यही तक की थी, अब क्या यहाँ से मुनाफा वसूली आगे और बढ़ेगी? और जो प्रॉफिट में है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो क्या करे, प्रॉफिट बुकिंग करके निकले या फिर अभी भी होल्ड? देखिए इसमें मेरा व्यू बहुत सिंपल है, अगर मार्केट में एक सेंस बनेगी कि रीसेंट लो टूटेंगे, हाँ, तो स्मॉल कैप की रैली भी फेल होगी और फिर स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन अगर आपका व्यू ये है कि ये मार्केट में सिर्फ एक स्मॉल कैप में, मतलब ओवरऑल मार्केट में एक बार वापस थोड़ा सा एक आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, इन दैट केस मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप में एक बॉटम बन चुका है, इंडेक्स में एक बेस बन चुका है। और अगर मार्केट ने ये लोज डिफेंड किए
और अगर मार्केट में रैली आई उसके बाद स्मॉल कैप में ज़ोरदार तेज़ी होगी। अगर ब्रेंट क्रूड 100 के नीचे निकलता है और अगर ये लड़ाई ख़त्म होती है तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में बड़ी रैली आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एफआई सेलिंग का रिस्क कम होता है। ये स्टॉक्स सेंटिमेंट के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। क्रूड 100 के नीचे आया तो सेंटिमेंट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, एफआई सेलिंग का रिस्क होगा नहीं। तो उस हिसाब से यही कारण है कि अप्रैल में स्मॉल कैप्स ने इतना आउट परफॉर्म किया था। मार्च में आपको याद होगा स्मॉल कैप गिरे थे बुरी तरीके से, लेकिन अप्रैल में ज़्यादा बड़ी रैली आई थी। मई पूरी मार्केट के लिए ख़राब रहा है तो स्मॉल कैप भी ख़राब हो गया थोड़ा सा। तो ठीक है, अब इस तरीके से ही मार्केट चलेगा। चलिए काम करते हैं, अब रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में कोफोज, और कोफोज देखें अगर आप तो नतीजों के बाद से लगातार आईटी का सबसे मजबूत स्टॉक बना हुआ मिड कैप आईटी का। और सुबह हमने मिड कैप आईटी पर पॉजिटिव व्यू लिया था कि मिड कैप आईटी पर पॉजिटिव रहें जहां स्पेशली अर्निंग्स अच्छी आ रही है, और ये पूरी रैली स्क्रीन पर हुई है। ग्लैंड फार्मा, हालांकि ग्लैंड फार्मा में हुआ ही गैप अप बहुत बड़ा, तो शायद बहुत ज़्यादा मौके ना मिले उन लोगों को, लेकिन फिर भी ग्लैंड फार्मा आज का क्लियरली हीरो ऑफ द डे खुला ही, लेकिन ये बहुत बड़े गैप अप के साथ, तो इसके लिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले होंगे आपको। और टेक महिंद्रा आज का निफ्टी का टॉप गेनर, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार शुरू से, तो यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले, 4% ऊपर है। भारती एयरटेल, आपको याद होगा थर्सडे मॉर्निंग हमने एक बहुत ही कॉन्ट्रा व्यू लिया था इस पर कि नंबर्स को मत देखें, उस डील को देखें, कॉन्ट्रा बुलिश व्यू था। और 3 दिनों से अगर आप देखिए कमज़ोर मार्केट में 100 रुपये से ज़्यादा के मूव्स आए हैं, और आज HDFC बैंक को पीछे छोड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है ये मार्केट कैप के हिसाब से। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर है अंबर एंटरप्राइजेस। जी हाँ, अच्छा नंबर अच्छे थे अंबर के, ऐसा नहीं कि नंबर ख़राब थे। और आज मैंने इसको एनालाइज नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, एक सिक्स सेंस होती ना, गट फीलिंग हो रही थी, इसके लिए इसको एनालाइज नहीं किया। 15% गिराएगी, ठीक है। वो कॉन कॉल के बाद जो उनके जो गाइडेंस थी, वो जो फ्यूचर आउटलुक था वो थोड़ा वीक था, इस वजह से। गोदफ्रे फिलिप्स, आई थिंक ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये बोल्ड व्यू आपने सिर्फ CNBC आवाज़ पर सुना होगा कि आज नंबर्स भले आपको अच्छे लगे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, हमेशा मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, कारण के साथ आपको बताया गया कि आज ये क्यों गिरेगा, और नतीजे अच्छे लेकिन FY 27 की कमेंट्री कमज़ोर है, इसके लिए इस पर आज हमने एक इनफैक्ट शॉर्ट व्यू लिया था। टाटा स्टील पर आज हमने एक बोल्ड शॉर्ट कॉल लिया था कि नंबर अच्छे हैं लेकिन यहाँ से बड़ी री रेटिंग थोड़ी सी मुश्किल है, और इस वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव व्यू लिया गया था। डिलीवरी पर भी हमने नेगेटिव व्यू लिया था क्योंकि नंबर्स अच्छे थे, मगर यहाँ से आगे डिलीवरी का चलना भी मुश्किल है, ये व्यू भी आपको समझाया गया था। यहाँ पर चल चुका था स्टॉक और कोई बहुत ज़्यादा बड़े ट्रिगर नहीं थे यहाँ पर, तो इसके लिए ये एक और स्टॉक है जो हमने आज डिस्कस किया था। चलिए श्रेया, अब चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। बिल्कुल सर, ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करूंगी क्योंकि मार्केट में रिकवरी है। हालांकि रेडी अभी कारोबार कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन क्योंकि रिकवरी तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहां पर खरीदारी होती हुई नजर आई, और आज का स्पेस ऑफ द डे है आईटी स्पेस। टेक महिंद्रा इन्फोसिस आपको गेनर्स में शुमार दिखेंगे, 4.5% के करीब टेक महिंद्रा में खरीदारी। इन्फोसिस भाग गया आज लगभग 1.5% पौने 2%। और भारती एयरटेल से कॉन कॉल के बाद, नतीजों के बाद शानदार तेजी थी और CNBC आवाज़ पर सटीक एनालिसिस हुई थी। भारतीय एयरटेल लगभग 2% अप है। JSW स्टील ने भी नतीजों के बाद इस यहाँ पर जगह बनाई है 1.5%। अच्छा, कोफोर्ज यहाँ पर भी रिजल्ट अच्छे थे और IT पैक फोकस में, तो ये भी 4.5% चढ़ गया। परसिस्टेंट सिस्टम अगेन IT पैक का दूसरा काउंटर 3.5 पौने 4% की तेजी। सोलार इंडस्ट्रीज यहाँ तो काफ़ी मजबूती है, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, लगभग 4.5% की तेजी। और एम्फेसिस अगेन IT स्पेस से आपको 3% ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स रहे आज? पावर ग्रिड काफ़ी चला था ये स्टॉक, थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ, 3.5% लुढ़का। टाटा स्टील नतीजों के बाद बताया गया था आपको कि अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है, तो 3% की यहाँ पे करीब गिरावट। SBI पूरा PSU बैंक प्रेशर में, तो 2.5% ये लुढ़क गया। और ट्रेंट में भी आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, डेंट पड़ा है 2% से ज़्यादा का। एम्बर नतीजों के बाद मार्जिन को लेकर थोड़े कॉशियस साउंड कर रहे हैं मैनेजमेंट आगे चलकर, तो 15% का डेंट। कोचिन शिपयार्ड डिफेंस स्पेस है, डिफेंस आज काफ़ी गिरा है, 5.5% यहाँ पर। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पूरा EMS स्पेस लुढ़का, 5% की गिरावट। और गोदफ्रे फिलिप्स CNBC आवाज़ पर सिर्फ सटीक एनालिसिस हुई थी कि आज शायद यहाँ पर बिकवाली हो सकती है, तो गोदफ्रे फिलिप आपको लूजर्स में शुमार दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, पंकज आंधड़,
जतिन गेड़िया, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:30 बजे SBI वर्सेस ICICI बैंक लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:35 पर ऋतु सिंह से समझेंगे कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस में क्यों है। 2:40 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको कि बढ़ते कच्चे तेल का इकोनॉमिक पर क्या असर होगा। साथ ही 2:45 पर BEL के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे आशीष। साथ ही BPCL और मैनकाइंड के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे नुपुर और PI इंडस्ट्रीज का अनुमान बताएंगे कंचन। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे सोहम एसेट मैनेजर्स के फाउंडर एंड CIO संजय पारेख जी। 3:10 पर अनुजी से स्ट्रैटेजी। 3:15 पे होगा डेली रूम चेक। 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। चलिए अब एक काम करते हैं, हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, व्यूअर्स का भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक इस बार जो मैंने चुना है लॉन्ग कॉल वो है पॉलिसी बाजार। ना पॉलिसी बाजार का सेटअप तो सही है, एक ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिल चुका। ट्रेड करा 1743 पर, तो टारगेट होगा करीब 1800 का। स्टॉप होना चाहिए मेरे ख्याल से करीब 1730 का पॉलिसी बाजार। तो 13 रुपीज का स्टॉप है, बाकी 60 रुपीज प्रॉफिट पॉसिबल है पॉलिसी बाजार। स्पिलओवर ट्रेड हो सकता है पॉलिसी बाजार। ओके, पॉलिसी बाजार 1744 पे आपका बाय कॉल है। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए ग्लेनमार्क पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ग्लेनमार्क ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। ट्रेंड पहले से पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 23-24 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 2400 ₹2400 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 2340 का कॉल ऑप्शन जो 65 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें 54 का स्टॉप लॉस लगा लें और 85 की टारगेट सेट करें। ग्लेनमार्क फार्मा, मानस जी को पसंद आ रहे खरीदारी की राय इन स्तरों पर। फार्मा स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर मजबूती है। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी ऑन द सेल साइड। बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द PSU बैंकिंग साइड मुझे खराब लग रहा है। यहाँ से एक प्रीवियस स्विंग लो नीचे में टूटा है, सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है 20, 40, 200। एक कंसोलिडेशन भी नीचे की तरफ टूटा है। सो माय व्यू इज नेगेटिव ऑन PSU बैंक्स। ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 142 पर और ऊपर में नीचे में टारगेट होगा 130। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी। अगेन टाटा कंज्यूमर में मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। 1220 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ था उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक कॉन्ट्रा कॉल टाटा कंज्यूमर में रहेगा। 1230 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदने की सलाह रहेगी। आज का लो 1215 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1262 तक के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर में आ सकते हैं। टाटा कंज्यूमर आपका अगर आप देखिए ट्रेड इस वक्त का करीब 3.25 रुपए नीचे मात्र, लेकिन डीलों से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। जतिन नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा ट्रेड रहेगा बैंकिंग स्पेस में से कोटक बैंक में। 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन को अपसाइड की तरफ ब्रीच कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पे, हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। 383 का स्टॉप लॉस रखना होगा और 415 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर ये जतिन जी के पिक हो गई खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अब आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो ये शरद जी से समझ लेते हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, इस मार्केट में कौन सा स्टॉक भा रहा है आपको? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है DLF एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए। कंपनी रियल एस्टेट की देश की जानी मानी कंपनी है। प्राइमरीली NCR एरिया में फोकस है और जिस टाइप की रिसेंट उन्होंने गाइडेंस दी है 20,000 करोड़ के आसपास के फॉरवर्ड उसका भी काफी फायदा उनको मिलना चाहिए। और हमें लगता है रियल एस्टेट जनरली इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। महाराष्ट्र, बॉम्बे और गोवा में भी एक्सपैंड कर रहे हैं आने वाले समय में, जिसका फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। और प्रीमियम मार्केट्स में अपटिक है इंडिया में, तो हमें लगता है उसका फायदा भी DLF को मिलना चाहिए। तो अगले साल की ग्रोथ भी लगभग 25-26% जैसी रहनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 21-22 रुपए जैसी EPS रिपोर्ट करेगी। 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 650-675 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से DLF पसंद आ रहा है। रियल्टी पैक में से अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, 0.5% अप है। अच्छा, कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है हमने। एक फटाफट से रिकैप ताकि आप स्टॉक
लॉस और टारगेट देख पाए। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार चुना है गाबसन ने। खरीदारी की राय इन स्तरों पर 1800 के टारगेट देख रहे, वो 1730 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ग्लेनमार्क फार्मा मानस जी खरीदारी की राय यहाँ पर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ अच्छी है, 2400 के टारगेट है, 2324 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी सेल साइड है बैंक ऑफ इंडिया पर, और पीएसयू बैंक स्पेस काफ़ी पिटा है आज 2% नीचे, तो यहाँ पर बिकवाली करके पैसे बनेंगे। 130 के नीचे के टारगेट है, 142 का लगाना है स्टॉप लॉस। अनुज ने एफएमसीजी पैक से टाटा कंज्यूमर चुना है, यहाँ पे भी निचले स्तर से रिकवरी है, तो खरीदारी की राय है। 1262 के टारगेट है, 1215 का स्टॉप लॉस लगाना है। जतिन जी भी कोटक महिंद्रा बैंक चुन रहे, खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और यहाँ पे भी रिकवरी अच्छी है। 415 की टारगेट है, 383 का स्टॉप लॉस। और आखिर में शरद जिन ने अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया बताया डीएलएफ का, जहाँ पर उनको स्ट्रेंथ नजर आते हैं। शुरुआती लक्ष्य है 650 675 के, तो रख सकते हैं रडार पर। अच्छा, निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर। अभी हम 37 अंक के करीब करीब नीचे कामकाज करते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी में प्रेशर है, लेकिन सर मैं देख रही थी आज पूरा ईएमएस पिटा है। एम्बर हो गया, डिक्सन हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, केन्स की लगातार बात हुई है, लेकिन इस स्पेस ने रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं। अब मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है ये स्पेस, तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या ये सही मौका लग रहा है जिनके पास नहीं है, लेवल्स पर हाथ लगाए, इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी देखें, या फिर अभी दूर बने रहे, रेड फ्लैग नजर आ रहा है आपको? नहीं, देखिए इसमें ना डिपेंड करता है। अब आप देखिए जो आप कह रहे हैं ना, इसमें पैसा बना था, वो जो पैसा बना था वो आप स्ट्रिक्टली अगर इस गिरावट से पहले का 2 महीने का मूव देख रहे हैं तब था। अगर आप एक साल का चार्ट देखेंगे इनका सबका, एक साल का चार्ट चाहे, और इवन इसमें डिक्सन को भी इंक्लूड कर लें जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है, अगर आप डिक्सन को भी इंक्लूड कर लें, एक साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इन सब में बड़ी गिरावट है। केन्स देखें आप, ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है। आई थिंक डिक्सन भी 30-35% गिरा है। एम्बर भी आई थिंक काफ़ी गिरा है। एम्बर थोड़ा कम गिरा है, तो ठीक है। एम्बर इकलौता स्टॉक था जिसमें थोड़े से शायद फिर प्रॉफिट रहे होंगे। देखिए ये थोड़ा सा ना मार्केट को 2-3 रिस्क लग रहे हैं, अलग अलग कारण है वैसे इनके। एक तो आप देखें तो वाइट गुड्स ने भी चलना बंद कर दिया है, इवन तो इतनी भीषण गर्मी है उसके बावजूद देसी स्टॉक नहीं चलते, तो उनसे जो बनाते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम चल रहे हैं उसकी वजह से। बाकी तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अपने खुद के थोड़े से नेगेटिव ट्रिगर्स हैं, तो इस वजह से। लेकिन क्या है ना, ये स्पेस ऐसी है, इसमें ना जब रैली आती है तो ज़बरदस्त आती है और डिक्लाइन आती है तो इसी तरीके से आती है। मौका नहीं मिलता आपको। आज एम्बर में किसी को मौका थोड़ा ना मिला होगा, खुला ही सीधा ऑलमोस्ट 8-9% नीचे, उसके बाद इस तरीके से वन में गिरता चला गया। चलिए एम्बर की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट आज 15% ज़्यादा नीचे है, एफएनओ का टॉप लूज़र है, एक्सीडेंट ऑफ द डे है। क्यों है ये सब, ये आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और बड़ी गिरावट है, नो साइंस ऑफ रिकवरी, और जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत ही बड़ी गिरावट के साथ हुई, बिल्कुल दिन के दौरान थोड़ी भी रिकवरी स्टॉक में नहीं, अभी भी 15% नीचे चल रहा है। और वैसे अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो एम्बर के नंबर तो बढ़िया ही नजर आएंगे, लेकिन इस स्टॉक में कुछ कंसर्न्स है, खासतौर पर आप देखें तो मार्जिन्स और मार्जिन के आउटलुक को लेकर। अब वैसे एक और बात ये भी है कि एडजस्टेड बेसिस पर आप इसका मुनाफा देखें तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 39% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि एक इनका जेवी है जो लॉस मेकिंग है, वहाँ पर कुछ बड़े ऑर्डर कैंसिल भी हुए, तो इसका एक असर देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक में बड़ी दिक्कत और बड़ी गिरावट की बात यह है कि मार्जिन को लेकर मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि मीडियम टर्म में कंसोलिडेटेड नंबर्स पर मार्जिन में दबाव तकरीबन 50 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट का देखने को मिल सकता है। कारण यह है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबी और कॉपर क्लैड लैमिनेट, इसकी कीमतें ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट है। और साथ में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो कंप्रेसर इंपोर्ट होते हैं इसके ऊपर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस और सख्ती देखने को मिल सकती है, तो इसका असर तो इनफैक्ट पूरी ईएमएस स्पेस और खासतौर पर जितनी भी एसी वाली कंपनीज है सब पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ऑलरेडी मार्जिन का जो आउटलुक है वो थोड़ा सा कमज़ोर साइड पर ही नज़र आ रहा है। हालांकि अगर आप ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो एम्बर का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, वो ये बता रहे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में FY27 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कुछ सालों पहले इन्होंने रेलवे डिवीजन की भी शुरुआत की थी, तो इसमें भी तकरीबन 30 से लेकर 35% की ग्रोथ FY27 और FY28 में देखने को मिलेगी। जो इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है ये भी ऑन ट्रैक देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट ने इतना सीवियरली पनिश इसके लिए किया क्योंकि आप आगे फॉरवर्ड वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ये स्टॉक सस्ता नहीं है। FY28 के हिसाब से भी देखें तो ऑलमोस्ट 44 टाइम्स पर ये ट्रेड कर रहा है, और मार्जिन का आउटलुक अगर कमज़ोर लग रहा है तो इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में आई है बड़ी गिरावट। जैम एम्बर एक्सीडेंट ऑफ द डे। आशीष, शुक्रिया आपका। मवेश, जैसे कि अभी आशीष ने समझाया भी कि आप
वैल्यूएशन के टर्म्स में एक्सपेंसिव हैं, और जैसे ही बाजार को थोड़ी सी अगर आप देखिए हिंट ये मिलती है। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, शरद जी हैं इस वक्त कार्यक्रम में। शरद, जैसे ही मार्केट को थोड़ी सी ये सेंस मिलती है कि आपकी ग्रोथ थोड़ी ढीली पड़ रही है या फिर आप मार्जिन से नेगेटिवली डिविएट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्राइस डैमेजेस आते हैं। फाइनली आपका सेंस वाइट गुड और इस ईएमएस सेगमेंट में क्या है, कैसे नेविगेट कर रहे हैं, क्लाइंट्स को इसमें से क्या बाय और क्या सेल के लिए आप लोगों ने रिकमेंडेशंस दिए हैं? देखिए, ब्रॉडली मुझे लगता है कि जो अभी स्पेस में सेंटिमेंट है वो काफी नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का प्रेशर है और वाइट गुड्स पे करेंसी डेप्रिसिएशन का भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। प्लस जो पूरी पेट्रोल चेन इम्पैक्ट होती है वहां से भी प्लास्टिक वगैरह पे भी फर्क पड़ता है। और जैसा अभी आशीष भी बता रहे थे कि कंप्रेसर वगैरह पे ड्यूटीज वगैरह की अगर स्ट्रक्चर आती है तो वो इनके लिए और नेगेटिव हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म व्यू हमारा अभी भी कंस्ट्रक्टिव है, खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर हमें लगता है एसीज में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडिया में अक्रॉस द बोर्ड रहनी चाहिए अगले 10-15 साल आराम से। तो ऐसे शॉर्ट टर्म वैगरीज जो आएंगे, खास करके जो एसी वाली चेन में जो कंपनीज काम करती है जिसमें एम्बर एक है, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर इन कंपनीज में ग्रोथ आपको बहुत रैपिड मिलने वाली है आने वाले समय में। अगर आप अंबर में भी देखें तो मेरे हिसाब से अगले 2 साल 45-50% CAGR एक्सपेक्टेड है। इस साल तो शायद FY27 में और ज्यादा ग्रोथ दिखे। थोड़ा बहुत इन सब चीजों से ओकेजनली मार्जिन वगैरह पे प्रेशर आएगा, बट आइडियली इसको यूज करना चाहिए बिल्ड करने के लिए पोजिशंस। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस ये स्पेस कंटिन्यू करेगी, और खास करके इस करेक्शन के बाद जिन वैल्यूएशन पे केन्स अवेलेबल है या आज वाली वैल्यूएशन अंबर की है या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अवेलेबल है, मुझे लगता है ये तीनों ही स्टॉक्स में काफी पोटेंशियल है आगे चल के बढ़ने का। बेस्ट बेट के हिसाब से मुझे लगता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और केन्स रहेंगे, वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी आगे है इस करेक्शन के बाद। और जैसे जैसे आगे पीछे ये वॉर खत्म होता है और नॉर्मलाइज होती हैं चीजें, कितना टाइम लगेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट जैसे जैसे ये नॉर्मलाइज होती है मुझे लगता है काफी हद तक पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको एक बहुत स्मार्ट रिकवरी प्ले आउट करेगी। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टाइम पर रखे रडार पर, लेकिन आज यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है। अब हमारे साथ पंकज जी जुड़ रहे हैं शो में। पंकज जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सबसे पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर एंड वीरेंद्र जी एंड ऑल को पैनलिस्ट। श्रेया जी, मेरी नजरें जो है यूनो मिंडा के फ्यूचर्स पे हैं। यूनो मिंडा के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। वॉल्यूम के साथ में एक मैसिव ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया है। 200 डेमा के नीचे काउंटर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पर इसको बिकवाली की सलाह रहेगी 1077 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है 1090 का मेंटेन करना है। लोअर लेवल पर मुझे लगता है 1050 1050 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल की। आज के टॉप लूजर्स में शामिल, हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, खुला सुबह 7-8% नीचे, उसके बाद एक्चुअली अगर आप देखें पूरे दिन रिकवरी हुई है और अभी तो एक्चुअली डे हाई पर है। मगर फिर भी गिरावट क्यों आई, पहले ये समझ लेते हैं नूपुर से। नूपुर बताइए। बिल्कुल बड़ी खबर है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि प्रूडेंशियल PLC जो है वो भारतीय लाइफ में 75% हिस्सेदारी खरीदने वाला है और उसकी जो टोटल डील की वैल्यू है वो करीबन 4200 करोड़ के आसपास के प्रूडेंशियल PLC की हिस्सेदारी है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में तो डेफिनेटली वो वहाँ से कम करके यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरी डील की बात करें तो भारतीय लाइफ की जो इम्प्लाइड वैल्यू निकल के आती है इस डील के बाद वो 5600 करोड़ के आसपास की है, जिसमें से 3500 इस डील का जो पेमेंट होगा उसमें 3500 करोड़ कैश के थ्रू होगा और 700 करोड़ जो है एडिशनल पे आउट स्ट्रक्चर जो उसके द्वारा किया जाएगा। अब कितनी हिस्सेदारी है भारतीय लाइफ वेंचर से 60% हिस्सेदारी प्रूडेंशियल PLC खरीदता हुआ दिखेगा। 361 वॉम की 15% हिस्सेदारी है, वो पूरी की पूरी जो है हिस्सेदारी यहाँ पर बेचता हुआ नजर आएगा। मौजूदा हिस्सेदारी देखें तो भारतीय लाइफ वेंचर की 85% की हिस्सेदारी है और 361 वॉम की 15% है, जो कि पूरी जीरो हो जाएगी। वैल्यूएशन पर नजर डालें तो फिलहाल जो ये डील होने वाली है इसके वैल्यूएशन 1.8 टाइम्स EV पर निकल के आते हैं भारतीय लाइफ के, और उसी को कंपेयर करें ICICI प्रू के साथ तो वो आपको कम नजर आएंगे। 1.2x पर ही फिलहाल ICICI प्रू लाइफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी सप्लाई ओवरहैंग का इशू यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ऑलरेडी पिछले कुछ समय में देखा गया है कि स्टॉक में दबाव दिखा है खबर से पहले, क्योंकि प्रूडेंशियल PLC की जो हिस्सेदारी है 22% की वो घट के 10% रह जाएगी। हालांकि रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है उसकी वजह से 9000
4,200 करोड़ के शेयर्स जो है यहाँ पर बिकते हुए दिखेंगे। प्रूडेंशियल रेगुलेटर से 12% स्टेक डाइवेस्टमेंट के लिए समय मांगती हुई तो आपको नजर आएगी, लेकिन इस पर ICICI बैंक का ये कहना है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचने वाला है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बरकरार है और मेजॉरिटी हिस्सेदारी जो है वो बनाए रखेगा। अब ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ऑपरेशनली कोई भी असर यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट 670 रुपये का देते हुए दिखे। नोमुरा का कहना है कि ऑलरेडी स्टॉक में दबाव देखने को मिल चुका है इस खबर के आने से पहले, इसकी वजह से अब जो डर है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। बिकवाली का बाई की रेटिंग के साथ 680 रुपये का लक्ष्य देते हुए दिखे। तो हिस्सेदारी कम होगी प्रूडेंशियल PLC की ICICI प्रू लाइफ में इस डील की वजह से, और सप्लाई ओवरहैंग का इशू रहेगा। ओके, तो ये तो खबर समझ लिया हमने और ब्रोकरेज का थम्स अप है। हालांकि इसके बाद शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पर प्रेशर में स्टॉक, लेकिन निचले सोर्स से अच्छी रिकवरी है। सर, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हमने सुबह डिस्कस किया था, नेगेटिव असर है, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? साथ ही जब मार्केट में रिकवरी आई तो इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आ चुकी है रिकवरी। नहीं देखिए श्रेया, इसमें गैप डाउन होना था वो तय था, सुबह हमने बात भी की थी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, खबर पे मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, उसके बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। अब आज जैसे इसमें शॉर्ट करके थोड़ा पैसा बना होगा, इवन तो हमारा खुद का भी नेगेटिव था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 8% नीचे उड़ गया उसके बाद क्या पैसा बनेगा। अच्छा, एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि इनको कल की कल बेचना है। अब इन्होंने RBI से अप्रूवल मांगा है कि हमें टाइम दिया जाए अपना स्टेक कम करने के लिए। 22 से 10 के अंडर लाना है ना इनको, 12% के करीब, ठीक है। अब और ऐसा भी नहीं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है, बिजनेस भी अच्छा है, तो लोअर लेवल पे आई एम श्योर कि बायर होंगे इस वजह से। मगर अभी जब तक ये ओवरहैंग है, इस स्टॉक में बड़ी रैली की उम्मीद ना करें। मतलब आप ये मान के चलें कि ये थोड़ा सा एक साइडवेज रहेगा। अब जो आज का लो है वो क्रूशियल हो गया 488। इसमें आज के लो में मोर और लेस जो खराब खबर है वो प्राइस में आ चुकी है कि इसमें यहाँ पर अब सेलिंग होगी आगे जाकर, वो भाव में आ चुकी है। और अभी बहुत ज़्यादा बड़ी रैली ना एक्सपेक्ट करें इसमें, ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स ले लेते हैं। जी, ये व्यू हो गया ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पर। अब कैश कॉल्स की बारी है, तो टॉप कैश कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, मानस जी से और सोमिल जी से। गाबा सर, शुरुआत आपसे बताइए, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा काउंटर देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। मेरे ख्याल से ध्यान पे है लाल पैथ लैब्स, 1638 के आसपास ट्रेड कर रहा है लाल पैथ लैब, क्रीपिंग अप है, ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लगाएंगे 1605 का, टारगेट 1700 के होने चाहिए। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है लाल पैथ लैब्स। ओके, लाल पैथ लैब्स 1639 पे कैश में बाय कॉल। आपका मानस, आपका ट्रेड? देखिए, इंडो काउंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अगर चार्ट देखें तो यहाँ पर स्टॉक लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था। आज स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। 295 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 289 का लगा के रखना है और 305 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। इंडो काउंट, ये हो गई मानस जी के पिक। सोमिल, आपके पिक कैश में? मेरी भी पिक लालपत लैब ही थी, लेकिन अब मैं दूसरा और एक फार्मा स्टॉक दे रहा हूँ, दैट इज जुबिलेंट फार्मा। जुबिलेंट फार्मा आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट 10 डेली मूविंग एवरेज भी आसपास ही है। एक कंसोलिडेशन चल रहा है लास्ट 1-2 हफ्ते से। अब ये कंसोलिडेशन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऊपर की तरफ टूटे, बिकॉज मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय में है, सारे एवरेजेस के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। अच्छा सेटअप है यहाँ पे। मेरा टारगेट्स होंगे 1050 के और नीचे में स्टॉप लॉस होगा 978। ओके, जुबिलेंट फार्मा आपका बाय कॉल कैश में। 3 कैश कॉल्स हो गई यहाँ पे, मानस जी, प्रकाश जी और सोमिल की। अच्छा पंकज, जरा एक बार, मैंने 2 बजे जो स्टॉक का जिक्र किया था, TVS मोटर ऑन द वीकर साइड, कमजोरी जहाँ पे बढ़ रही है, उस वक्त जिक्र हुआ था करीब 3322 पे, नाउ इट्स 3298 डे लो पर। पंकज, सारे ऑटो में वीकनेस है, लेकिन ये मल्टी मंथ 3 मंथ का वायलेशन है और ये ऑलमोस्ट 3 महीने और मेरे ख्याल से अगस्त 25 के बाद की अब तक की सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी है। क्या प्रोजेक्शन है आपका TVS मोटर्स पे? कोई पुट अभी विकल्प है क्या इसमें? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, देखिए अगर रिसेंट लोज की बात करते हैं तो 13 मार्च 2026 के बाद में सेम लो को अप्रोच किया हुआ है और वहां से नीचे आया। मारूबोजू टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, तो वीकनेस काफी स्ट्रॉन्ग परसिस्ट होती है यहाँ पर।
मेरे हिसाब से 3300 का जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी की सलाह हो सकती है यहाँ पे, जो कि करीब अभी 3300 जो करीब अभी फिलहाल 66 रुपीज के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये 78 और 85 तक के टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस 58 तक का मेंटेन करके चल सकते हैं सर। ओके, चलिए अब टीवीएस मोटर की बात हो ही रही है, जानते हैं टीवीएस मोटर में गिरावट क्यों। एक बार लेकर आई है स्टॉक। असल में जना स्मॉल बैंक में टीवीएस ग्रुप की एंट्री हुई है, जिसमें टीवीएस मोटर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। टीवीएस मोटर 193 करोड़ में 4.9% हिस्सा ले रहा है, लेकिन पूरा ग्रुप जो है टीवीएस ग्रुप वो बड़ी हिस्सेदारी ले रहा है। ऋतु से समझते हैं पूरी डिटेल्स। ऋतु बताइए। जी हाँ, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज एक बड़ी फंड रेजिंग अप्रूव की है। बैंक 6 इन्वेस्टर्स को वारंट इशू करेगा थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू, और उससे वो करीब 728.5 करोड़ रुपीस रेज करेगा। और जैसे हमने यहाँ CNBC TV 18 पे पहले रिपोर्ट किया था, टीवीएस वेन्यू ग्रुप इन सब में सबसे बड़ा इन्वेस्टर आएगा जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टेक खरीद रहा है। अब टीवीएस वेन्यू ग्रुप 2 तरीके से जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में स्टेक अक्वायर करेगा। पहला, डायरेक्टली टीवीएस मोटर कंपनी जना होल्डिंग्स, जो कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रमोटर एंटिटी है, उससे करीब 4.9% स्टेक खरीदेगा फॉर 193.31 करोड़ रुपीस। और दूसरा, टीवीएस वेन्यू की GWC फैमिली फंड वारंट्स के जरिए आ रही है, जो कन्वर्ट होने के बाद करीब 5.64% स्टेक होगा। अब टीवीएस मोटर्स का जो 4.9% स्टेक है वो आज की करंट शेयर कैपिटल पे है, तो जब वारंट्स कन्वर्ट होंगे और शेयर बेस बढ़ेगा, टीवीएस मोटर का हिस्सा अपने आप गिर के करीब 4.26% हो जाएगा। उसमें आप GWC का 5.64% जोड़े तो ये कुल हिस्सा आता है करीब 9.99% स्टेक, यानी कि 10% रेगुलेटरी लिमिट के ठीक अंदर। बाकी 5 इन्वेस्टर्स जो प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू आ रहे हैं, दे इंक्लूड 2i कैपिटल PCC, जो इंडोरामा ग्रुप की श्रुति लोहिया की इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, वो 4.5% स्टेक अक्वायर करेंगे। इसके अलावा सिंगुलैरिटी, ICM फाइनेंस और कप्री ग्लोबल वेंचर्स 0.84% स्टेक ईच अक्वायर करेंगे, और उत्पल शेड भी 0.21% स्टेक लेंगे। इन 6 को मिलाकर फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे करीब 13% तक होल्डिंग होगी, और वारंट्स कन्वर्ट करने के लिए 18 महीने का टाइम दिया जाएगा। इंपॉर्टेंटली, इनमें से किसी भी इन्वेस्टर को ना तो बोर्ड सीट मिलेगी, ना कोई वीटो राइट्स, और ना ही कोई स्पेशल कंट्रोल या प्रिविलेज। EGM 11 जून को है और रिकॉर्ड डेट 5 जून को। तो अब नेक्स्ट थिंग टू वॉच आउट फॉर इज RBI का अप्रूवल और ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स। बिल्कुल, EGM में शेयर होल्डर अप्रूवल और RBI का अप्रूवल, ये इंपॉर्टेंट है। टीवीएस मोटर, अब देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी था टीवीएस मोटर के थ्रू करना। अब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है टीवीएस की बैलेंस शीट पर, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। और जब M&M ने RBL बैंक में स्टेक लिया था, मुझे याद है तब स्टॉक 12-13% गिर गया था, फिर वो आपको याद होगा अच्छे से, और वहाँ से डबल से ज़्यादा भागा फिर वो स्टॉक, क्योंकि अगेन जैसा कि उस समय भी था, कोई बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रैटेजिक ना देखा जाए। ठीक है, थोड़ा सा एक बड़ा ग्रुप है, कुछ एक्विजिशन कर रहा है, तो उसमें एक लिस्टेड एंटिटी को यूज़ किया गया है। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है टीवीएस मोटर की बैलेंस शीट पे 190 करोड़, जिसकी वजह से कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरे। हाँ, स्टॉक अपने आप गिर रहा है टीवीएस मोटर का, क्योंकि पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल पैक जो है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए पंकज जी हैं, अरुण जी हैं, जतिन जी हैं। अरुण जी, आप शुरुआत करिए, बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी अनुज जी, कोफोर्ज के साथ जाना चाहूंगा। कोफोर्ज मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 1320 के कॉल को बाय करके चल सकते हैं, 42 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 33 के आसपास लगाए, 61 तक के टारगेट्स 1320 के कॉल में देखने को मिल सकते। कोफोर्ज 1320 के कॉल में आपको पार्टिसिपेट करना है। जतिन जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? ऑप्शंस में मैं विशाल मेगा मार्ट का 122 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सजेस्ट करना चाहूंगा, जो तकरीबन 3 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। आज आर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है, 40 डे एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 4% एडिशन इन ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर्स में। हमें लगता है कि करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको 2 रुपया 50 पैसा रखना होगा, और ऊपर में 6 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। ओके, आपकी ये विशाल मेगा मार्ट की मई की 122 की कॉल है। पंकज, आपका ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, सन फार्मा के 1900 के कॉल ऑप्शन पर नजरें हैं। 21 रुपए 50 पैसे 70 पैसे के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं।
प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड रहेगा ये। स्टॉप लॉस जो है 17 रुपए का मेंटेन करके चले, ऊपरी स्तर पर मुझे लगता है 30 रुपए तक की टारगेट देखने मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछले एक साल में बाजार की गिरावट में निवेशकों का पैसा ना सरकारी बैंकों में बना है ना ही PSU बैंकों में, और SBI ने ज़रूर 18% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक धूमिल हुए हैं पिछले एक महीने में नंबर्स के बाद। और ICICI बैंक खैर काफ़ी गिरा है, करीब 14% के करीब। तो बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से अगर आप बड़ी बैंकिंग बेट लें तो क्या लें, SBI या ICICI बैंक? और इसी पर आज एक डिबेट होगी नूपुर और आशीष के बीच में। तो नूपुर SBI का पक्ष रखने वाली हैं और आशीष ICICI बैंक का पक्ष रखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नूपुर आप बताइए। बिल्कुल सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 17% की लोन ग्रोथ देखने को मिली थी। और आशीष, इतनी बड़ी लोन बुक होती है ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि ग्रॉस NPA जो है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन इस बैंक की बात करें तो हिस्टोरिकल लो लेवल पे नजर आएंगे, खाली 1.5% के ग्रॉस NPA। तो मल्टी ईयर लो लेवल पे जो है वो ये ग्रॉस NPA जाते हुए दिखे, और इसी वजह से एसेट क्वालिटी काफ़ी सुधरती हुई नजर आई है। 17% की स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ। इसमें क्या एक्सेप्शनल, ICICI बैंक में भी सिमिलर है। आप देखिए कि तकरीबन 16% की लोन ग्रोथ आपको Q4 में देखने को मिली थी। और ICICI बैंक तो जाने ही जाता है ना क्वालिटी के लिए कि कोई गवर्नेंस का फंस नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लगातार आप देखें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मल्टी ईयर ग्रोथ जो है तकरीबन आपको बढ़िया रही है। अगर आप स्लिपेज रेशियो की बात करें तो 1.1% देखने को मिला, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। एक लेंडिंग बिजनेस इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा लेंडिंग बिजनेस तो SBI करता है, और जहाँ पे मल्टी ईयर लो पे इसकी ग्रॉस NPA, और अगले साल के लिए गाइडेंस देखिए इसका जो क्रेडिट कॉस्ट दिया है ना, सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट, पीक लेवल पे 300 से 400 बेसिस पॉइंट का होता है। अब इसको बहुत इजी टर्म्स में मैं आपको समझाती हूँ। 50 लाख करोड़ की लोन बुक है बैंक के पास, सिर्फ मात्र 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% का बैड लोन हो सकता है, क्योंकि करीबन 25,000 करोड़ के आसपास आता है। यही आंकड़ा कुछ साल पहले बात करते थे ना, तो 400 बेसिस पॉइंट के आसपास होता था, यानी कि 4% के आसपास। कितना बड़ा मैसिव सुधार यहाँ पर एसेट क्वालिटी पे के तौर पर मैं भी बताता हूँ। ICICI बैंक का सुनिए, आप सुन के चौंक जाएंगे। Q4 में जो प्रोविजंस थे, 4 बार सुनिएगा आंकड़ा, सिर्फ 96 करोड़, 96 करोड़ के प्रोविजंस यहाँ पर आपको देखने को मिले। 13,100 करोड़ का इनके पास प्रोविजन कंटीजेंसी बफर है, यानी बैलेंस शीट इससे बेहतर तो किसी बैंक की है ही नहीं दूसरी। और बैंक का जो प्रॉफिट देखेंगे ना आपको तो हाईएस्ट लेवल पे दिखेगा। 80,000 करोड़ का मुनाफा FY26 ने SBI ने किया। क्वार्टरली रन रेट देखिए 20,000 करोड़ का मुनाफा करती है इतनी बड़ी बैंक, मात्र 50 बेसिस पॉइंट के क्रेडिट कॉस्ट। और क्या चाहिए अब आपको? नुपुर सर्विस चाहिए। देखिए ना, एक बात से आप है ना वो जीत नहीं पाएंगी। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज की बात करें ना, तो किसी सरकारी बैंक से ICICI बैंक वे बेहतर है। आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन देख लीजिए। हर छोटी जगह पर जो आम आदमी होता है ना, उसकी पेंशन आज भी SBI बार उनसे वो KYC भी करवाते हैं, और इजीली लोन भी SBI जैसी बैंक ही देती है। लेकिन आपने इतनी अच्छी बात कही तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना 3% रहते हैं FY26 में। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है 3% रहेंगे, और इनफैक्ट 3% से ऊपर ICICI बैंक की सुनिए ना, वे बेटर है। 4.3% के निम्स हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तुलना करके देखूं तो 140 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। तो इस पैरामीटर में तो ICICI बैंक आ गया। ग्रुप का इक्का बताती हूँ मैं आपको, 7% की स्टेक है NSE में, और SBI AMC की जो लिस्टिंग है ना, वही इसके लिए मीडियम टर्म का जो आउटलुक बदल मेरे पास आपकी भी नजरें NSE के IPO पर है, और 7% की हिस्सेदारी। ICICI बैंक के पास भी बहुत सारी सब्सिडरीज है, और उसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ कंजर्वेटिव बेसिस पे नहीं तो कम से कम 250 रुपए, और अच्छी तरीके से मैं एस्टिमेट करके देखो ना तो ऑलमोस्ट 360 रुपए के आसपास आती है। एक साल में पॉजिटिव रिटर्न देने के बाद भी ब्रोकरेजेस को लगता है कि 22% का अपसाइड, सिर्फ 22 है। ICICI बैंक लीजिए ना, 35% की अपसाइड है। अंडर परफॉर्म किया है तो वो हटा दीजिए, तो ऑफसेट तो ना, लेकिन इस भाव से बात करते हैं ना, ब्रोकरेजेस का औसत टारगेट मैंने सबका निकाल के देखा, 1682 के आसपास निकल कर आता है। इस भाव से 35% चल जाएगा। आशीष का खाता है ICICI में, नुपुर का SBI में। मैं छोटी जगह से हूँ ना, तो वहाँ तो SBI ही देखा है। पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI देश का लार्जेस्ट बैंक, और सर SBI वर्सेस ICICI बैंक डिबेट पे तो दम था सर, सभी ने अच्छे पॉजिटिव प्रोज और कॉन्स बताए हैं, लेकिन Q4 नतीजे जिस तरीके से आए SBI के, उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट तो डामाडोल किया है। आप किस साइड है, ICICI या SBI? ICICI बैंक में तो मेरा भी अकाउंट रहा है शुरू से, सैलरी अकाउंट हमारे यहीं से, कोई कंप्लेन नहीं हुई आज तक।
ये वो बात है जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहते हैं ना कि अब एक तरफ है दिलीप कुमार, एक तरफ है देवानंद, फिर एक तरफ है राजेश खन्ना, एक दूसरी तरफ है अमिताभ बच्चन, फिर आगे हुआ बोले कौन है, वो सलमान, वो शाहरुख, बोले आजकल क्या है, वो रणवीर और रणबीर। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको दोनों में से कौन पसंद है ना। अब वो आपकी चॉइस हो सकती है, मेरी चॉइस अलग हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों क्राउन ज्वेल है। इस समय आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंकों में ये बात तो बहुत क्लियर है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो री रेटिंग हुई है बख्शी जी के आने के बाद, वो हमने सबने देखी है। और अगर आप देखेंगे तो ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 5 साल का व्यू लेंगे अगर आप, तो आई थिंक क्लियरली एसबीआई सबसे ऊपर है। लेकिन अगर एसबीआई को कोई कंपटीशन दे पाया है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, तो आई थिंक वो आईसीआईसीआई बैंक ही होगा। दोनों का रख दीजिएगा जरा 5 साल का व्यू, एसबीआई 5 साल का स्टॉक परफॉर्मेंस एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का। तो और देखिए, जहाँ तक बैंकिंग की बात है, प्योर बैंकिंग की बात है, जहाँ तक दोनों की बैंकिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है। मतलब एसबीआई की भी जो बैंकिंग है, एसबीआई की जो योनो बैंकिंग है, वो ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक के पार पे ही है। और इसीलिए बहुत लोगों का मानना है कि ये देखिए 145 and 100। हाँ, तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है अगर आप देखेंगे तो। और दोनों के सब्सिडरीज, दोनों के जो स्टेक्स हैं, उनकी वैल्यू है। मैं ये कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में दोनों होने चाहिए। नहीं, ये इसको हटा दीजिए लाइन को। मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में दोनों होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों इस समय आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। एक समय आया था आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलमोस्ट 2 साल से चलना बंद कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से वो, और अर्निंग्स तो हुई हैं आईसीआईसीआई बैंक की, अर्निंग्स में तो ग्रोथ हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ अर्निंग्स में ग्रोथ। तो करीब करीब 2 साल में जो फ्लैटिश मूव रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, उसने एक सॉर्ट ऑफ एक रीज़न दिया है वापस आईसीआईसीआई बैंक में वैल्यूएशन के नॉर्मल हो जाने का। एक समय पर आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यूएशन बहुत हाई हो गई थी, 3.5 3.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पहुंच गया था। अब वापस थोड़ी सी रीजनेबल हो गई है। एसबीआई के साथ भी पिछले 1 महीने के करेक्शन के बाद थोड़ा सा रीजनेबल हो गया है। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो में मुझे लग रहा है कि इन दोनों के लिए स्पेस होनी चाहिए कोर पोर्टफोलियो में। और इसमें मैं इसको डिबेट नहीं मानता, मैं इसको एक हेल्दी डिबेट मानता हूँ। यहाँ ठीक है, दोनों के प्लसेस, दोनों के माइनसेस हैं। इस समय मौका मिल रहा है आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर एंट्री करने का। आशीष और नूपुर, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस अच्छी सी डिबेट के लिए। शरद जी, आपका अकाउंट किसके साथ है और आप कौन सा स्टॉक चुनेंगे? अकाउंट तो मेरा आईसीआईसीआई में ही है, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आईसीआईसीआई बैंक की एक बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग हुई थी पिछले 3-4 सालों में मैनेजमेंट चेंज होने के बाद। तो मुझे लगता है वो थीम अगर आप खोज रहे हैं जहाँ एक री रेटिंग की गुंजाइश हो, तो मुझे लगता है 1.5 के प्राइस टू बुक पे अगर आपको एसबीआई मिल रहा है, और जैसा आप लोग भी बोल रहे थे कि एक एसेट मोनेटाइजेशन की भी स्कीम है, नई लिस्टिंग वगैरह की, तो मुझे लगता है प्रोबेबली एसबीआई में वो री रेटिंग काफी स्ट्रांगली प्ले कर सकती है। बहुत समय बाद हम एक एसबीआई की मैनेजमेंट देख रहे हैं जो बहुत अग्रेसिवली बात कर रहे हैं फ्यूचर टारगेट्स को लेकर। तो मेरा फोकस एसबीआई पे ज्यादा होगा विज़ावी आईसीआईसीआई पे। मुझे लगता है आईसीआईसीआई की जो री रेटिंग वाली स्टोरी है वो ऑलरेडी प्ले आउट कर चुकी है, बट एसबीआई में वो री रेटिंग अगले 2-4 साल में मुझे लगता है बहुत अग्रेसिवली प्ले आउट करनी चाहिए। ओके, चलिए काम करते हैं, आप 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए सौमिल जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए अरुण कुमार मंत्री जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास चलेंगे। तो मानस जी बताइए, सस्ता ऑप्शन आपका। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऑप्शन में खरीदारी करनी है, जहां पर करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का ऑप्शन खरीदेंगे 530 वाला, 9 रुपए 75 पैसे पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 6.5 रुपए का लगा के रखना है और टारगेट आपको 17 रुपए का सेट करना है। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 530 की कॉल, पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड। सौमिल से पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। सौमिल, क्या पिक करेंगे आप? मैं पिक कर रहा हूँ HPCL ऑन द सेल साइड। HPCL में अगेन एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन टूटी है नीचे की तरफ। प्रीवियस वीकली स्विंग लो नीचे की तरफ टूटा है। एवरेजेस के नीचे चल रहा है, ऑल द एवरेजेस 200, 20, 40 सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है। मुझे लगता है ये जो बाउंस था जो हमने लास्ट 1-1.5 महीने में देखा, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग लोस थे वो रिटेस्ट होंगे। मेरा इस समय जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 340 का है और ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 365 पर। HPCL सेल साइड एफएनओ सुपरस्टार में सौमिल जी की पिक हो गया। अरुण जी, चार्ट का चमत्कार आपका?
जी श्रेया जी, हीरो मोटो कॉप में बेचने की सलाह रहेगी। एक मल्टीपल मंथली लोस हीरो मोटो के टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक फ्यूचर की बात है, 4940 4945 के पास फ्यूचर चल रहा है, इसको फ्यूचर को सेल करें। 5021 5021 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 4830 तक के टारगेट मुझे लग रहा है हीरो मोटो कॉप में फ्यूचर में आने चाहिए। क्लियर ब्रेकडाउन है, मुझे लग रहा है जब तक 5000 के ऊपर नहीं जाता इसमें शॉर्ट पोजीशंस को आपको होल्ड करना चाहिए। 4830 तक के टारगेट नीचे में आ सकते हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आ गई है एक सेल कॉल। तो क्लियरली थोड़ा सा टू व्हीलर्स ऑटोज़ में थोड़ी सी वीकनेस है और इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। शरद जी बताइए, आपका मिड कैप फंडा क्या होगा आज का? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। कंपनी एनसीआर रीजन में ऑपरेट करने वाली पीएनजी वगैरह की और सीएनजी की जानी मानी कंपनी है। काफी करेक्शन स्टॉक ने ऑलरेडी देख ली है। पीएम में कुछ प्राइस रीनेक्स वगैरह हमने ऑलरेडी देख ली है, जिसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। पीएनजी पाइप नेचुरल गैस में अभी भी हमारे हिसाब से पेनिट्रेशन लेवल काफी लो है वीजा भी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उनके पास, तो वहाँ करीब 15% ही है। और रिसेंट चेंजेस की वजह से पीएनजी वगैरह के अडॉप्शन में स्पीड आई है, जिसका फायदा इनको होना चाहिए। प्लस कुछ नए इनिशिएटिव्स भी कंपनी देख रही है, जिसका भी फायदा होना चाहिए। और हमें लगता है ग्रेजुअली जिस टाइप की पोल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम है, सीएनजी वगैरह पे फोकस रहना चाहिए। और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। अगले साल हम ये उम्मीद करें कि कंपनी 14-15 रुपए जैसी अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी। 31% का भी पे आउट पकड़ते हैं तो मेरे हिसाब से 3-4% जैसी डिविडेंड यील्ड आसानी से आ जानी चाहिए। और 15 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, मुझे लगता है आसानी से कंपनी को 15 के आसपास का मल्टीपल मिल जाएगा। तो 225 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से इंद्रप्रस्थ गैस। आईजीएल पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में। शरद जी को 4 का चौका हो गया है पूरा। एक रिकैप, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी सुझाया, 530 की कॉल लेनी है आपको। 17 का टारगेट है, 6.50 का स्टॉप लॉस। एफएनओ सुपरस्टार के लिए एचपीसीएल में बेचकर पैसे बन सकते हैं। फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, 340 की टारगेट, नीचे के 365 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार। अरुण जी को हीरो मोटोकॉर्प पसंद आ रहा है बेचने के लिए, तो ये भी सेल साइड की ट्रेड है, ध्यान रखिएगा। 4831 का स्टॉप लॉस लगाना है, माफ कीजिएगा टारगेट है, वही 5031 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शरद जी कह रहे हैं कि आईजीएल लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है, तो खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका की तानातनी से भारतीय इकोनॉमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ कच्चे तेल में तेजी से ओएमसीज को भारी नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ रुपए और डॉलर के मुकाबले अगर आप देखें तो रिकॉर्ड कमजोरी रुपए में देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की तेजी से महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। तो कंचन से समझते हैं कि ये तेल का पहरा कितना गहरा है। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, जो ये गहराई है वो और भी ज़्यादा हमें गहराती हुई दिखाई दे रही है। तो हम देख ही रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का जो भाव है 111 के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। पीक टाइम पे तो हमने ये भी देखा था कि 126 तक इसका जो स्तर है वो जाता हुआ दिखाई दिया था। अब ये बात तो हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो अपना 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, जिसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी होती है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, यहाँ से जो डबल झटका है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर में अगर सेपरेट करूं तो सबसे पहले बात करते हैं ओएमसीज की। यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान जो है हमें देखने को मिल रहा है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल रोजाना अगर आप देखें तो करीबन 1600 से लेके 1700 करोड़ का लॉस इनको देखने को मिल रहा है। इसको अगर हम मंथली कन्वर्ट कर ले तो देखिए नंबर कितना बड़ा है, करीबन 30,000 करोड़ का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 10 हफ्ते में इनका नुकसान देखा जाए तो वो आंकड़ा 1 लाख करोड़ को ऑलरेडी पार कर चुका है। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। आने वाले टाइम पे ये माना जा रहा है कि 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हमें और भी देखने को मिल सकती है। एलपीजी सिलेंडर में भी हमने देखा है कि लगातार एक जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि फरवरी से लेके अब तक हम देखें तो करीबन यहाँ पे 1300 रुपए की जो बढ़ोतरी है पर सिलेंडर हमें आती हुई दिखाई दी है। असर यहाँ तक सीमित नहीं है, इसका जो असर है अब हमें इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी जाता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे अगर हम होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 8.3% पे है, यानी कि अपने 3.5 साल के हाई पे ये आ पहुंची है। और जिस टाइम पे भी 1 रुपए जो पेट्रोल है उसका रेट पड़ता है तो सीपीआई में हमें करीब करीब 4 से 6 बेसिस पॉइंट की जो बढ़ोतरी है वो होती हुई दिखाई देती है, यानी कि अब आपकी जेब में सब चीज और भी ज्यादा महंगी होने वाली है।
पेंट कंपनीज यहाँ पे डायरेक्ट हिट होती हुई दिखाई दी है। अभी एशियन पेंट, साथ में बोजो पेंट्स, पिडिलाइट ने भी करीब 50 से 60% का जो रॉ मटेरियल है वो उनका क्रूड से ही बनता है, जिससे उनकी कंपनी ने अभी रिसेंटली जो रेट हाइक है वो किए हैं। मई में वापस से रेट हाइक हुए थे, अप्रैल में रेट हाइक हुए थे, जिससे इनपुट कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, करीबन 50% तक का। FMCG सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी जो हाल है कुछ इस तरीके से ही बेहाल देखने को मिल रहा है। जो इनका रॉ मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा महंगा जो है होता हुआ दिखाई दिया है। HUL ने यहाँ पे प्राइस हाइक किए हैं, डाबर ने यहाँ पे प्राइस हाइक किए हैं, इनफैक्ट जो ब्रिटानिया है उसने भी यहाँ पे जो प्राइस हाइक है वो किए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर की तो यहाँ पे भी जो महंगाई है काफ़ी ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है। एयरलाइंस की करीबन 40 to 50% जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्रूड के वजह से जो ब्लीडिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस टाइम पे अगर हम बात करें इंडिगो की तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया है। वैट 25% से 7% कर दिया है, लेकिन ये रिलीफ काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला। बिल्कुल। तो कंचन के ऊपर तो वैसी प्रॉब्लम्स है खूब सारी, सब बाइक नहीं चला सकती है ना, और बाकी सब चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। बाकी और कुछ भी महंगा हो रहा है क्या? थोड़े ये सिन प्रोडक्ट्स भी महंगे हो रहे हैं क्या वैसे इसकी वजह से? क्रूड की वजह से तो नहीं हो रहे होंगे, लेकिन खैर बाकी और फैक्टर से हो सकते हैं वैसे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा महंगा तो हो ही गया है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह थोड़ा सा, और इन सब का। हाँ, कुछ इन्फ्लेशन बढ़ा सर, महंगाई बढ़ी है। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल। थोड़ा सा ये मार्केट के लिए रिस्क ओपन हो रहा है। फिर आप भी थोड़ा गाड़ी थोड़ा सा लिमिटेड चलाइए, हर वीकेंड पे ना लेके जाएं। प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अपील की है कि थोड़ा गाड़ी कम चलाएं। मैंने छोड़ दिए मैंने वीकेंड की 2 ट्रिप मिस कर दिए, 2 ट्रिप मिस कर दी, यकीन मानिए। हाँ, मैं जाता पिछले हफ्ते, लेकिन मैंने छोड़ दिया। ना वीकेंड पे एक्चुअली क्या है ना, मैं तो एक्चुअली अपनी गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मैं तो सिर्फ वीकेंड पे निकालता हूँ ताकि चलती रहे कम से कम। तो इसके लिए मैंने तो वीकेंड पे निकाली थी। वो मैंने एक स्टोरी डाल दी थी, वो एक किशोर कुमार के गाने वाली। मुझे सारे रिप्लाई यही आ रहे हैं कि सर पेट्रोल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अब वीकेंड पे भी कम चलाएंगे अभी कुछ समय के लिए, तो थोड़ा सा बिल्कुल उस पर फोकस करेंगे। खैर दिक्कत तो है इस समय, और थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है उसकी वजह से। लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ कह रहे थे वीरू आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक ट्रिप होती है ना अनुज, अगर बाहर की सिर्फ एक ट्रिप, तो आपका मंथली फ्यूल बिल जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% जम कर जाता है। तो अब नहीं कर रहे हैं ट्रिप तो अंडर कंट्रोल है। बाकी दफ्तर हमारा 8 किलोमीटर है, तो ऐसा कोई खास फ्यूल बिल है नहीं हमारे लिए, मेरे लिए वही है, दफ्तर बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसके लिए इतना इम्पैक्ट आता नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कल आने वाले नंबर्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स में आएगा BL के नंबर्स, और F&O में BPCL, मैनकाइंड और PI समेत 4 नंबर्स हैं। आशीष, नूपुर और कंचन से समझेंगे कि क्या एक्सपेक्ट करें इन नंबर्स से। तो आशीष आपसे शुरुआत करते हैं। इंडेक्स स्टॉक पहले, BEL क्या एक्सपेक्ट करें? स्टेडी नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, BL में खास बात ये होती है कि मैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि क्वार्टरली बेसिस पर हर बार, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स अलग अलग होता है, तो हर बार मार्जिन एक जैसे या फिर हर बार मार्जिन में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। खास बात होती है कि ऑर्डर बुक कैसी है, एग्जीक्यूशन कैसा देखने को मिला, और टॉप लाइन कैसे है, ये BL के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप देखें तो टॉप लाइन काफ़ी हेल्दी है, कारण ये कि ऑर्डर इन्फ्लो बहुत अच्छा रहा है। पूरे FY26 में देखें, क्वार्टर 4 में तकरीबन 14% की बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। 10,371 करोड़ का अनुमान मार्केट लगाकर चल रहा है। अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट पर देखें तो स्टेडी क्वार्टर है, हालांकि कोई गिरावट नहीं है, बढ़त भी नहीं है, 2% के आसपास के चेंज आपको देखने को मिलेंगे। और मार्जिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो जो 30.6% के EBITDA मार्जिन पिछले साल थे, अब इस बार 27.4 देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे का आंकड़ा भी बिल्कुल फ्लैट है, कोई बढ़त नहीं है, सिर्फ 3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जीक्यूशन कैसा है। तो इस क्वार्टर के दौरान एग्जीक्यूशन, क्योंकि वैसे भी इनकी तरफ से जो अपडेट आया था क्वार्टर 4 का, उसमें पता चल रहा था कि एग्जीक्यूशन बढ़िया देखने को मिला है। और ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो 11,200 करोड़ के आसपास, यानी पिछले साल के मुकाबले 30% ज़्यादा है। एक्सपोर्ट की रेवेन्यू, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ये लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट की रेवेन्यू 34% बढ़ सकती है। और ख़ासतौर पर इनका एग्जीक्यूशन इनके की प्रोडक्ट्स में कैसा है, इसका मार्केट पर ज़्यादा फोकस रहेगा। नंबर्स के लिहाज से आप एटलीस्ट स्टेडी नंबर्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। स्टडी नंबर फ्रॉम BL, ये आशीष ने अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन जाहिर करी पूर्वानुमान में। अब चलते हैं नूपुर के पास, BPCL और मैनकाइंड। अब BPCL देखिए जिस दौर से गुजरा वो आपको मालूम ही है। बाकी मैनकाइंड फार्मा में बेस्ट प्राइस परफॉर्मर रहे हैं बीते 10 दिन में, उनमें से एक शुमार रहा है। नूपुर, दोनों नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है?
बिल्कुल BPCL यहाँ पर तो क्रूड का इम्पैक्ट, हायर प्राइसेस का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो प्राइस हाइक है उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, लेकिन लार्जली इम्पैक्ट जो है वो क्वार्टर 1 में और मार्च के महीने में देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस बार मात्र 7% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 33% की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। और मार्जिन पर भी इम्पैक्ट रहेगा, 10% से मार्जिन कट के 6% रह जाएंगे। और मुनाफा भी देखें तो 40% की कमजोरी का अनुमान यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो मार्च में भी देखने को मिला है और साथ ही साथ ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो क्वार्टर 1 FY 26 में आते हुए दिखेगा। रॉ मटेरियल के कॉस्ट इंक्रीज हुए हैं और जो रुपी वीकनेस है उसका इम्पैक्ट भी नजर आएगा। मार्केटिंग लॉसेस भी जो है वो ऊपर बढ़ते हुए दिखेंगे रिफाइनरी प्रोडक्ट में और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट परचेज में, तो उसका भी इम्पैक्ट इस क्वार्टर में आते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट क्वार्टर 4 से ज़्यादा नजरें क्वार्टर 1 पर टिकी हुई है, तो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ LPG की जो अंडर रिकवरीज है वॉल्यूम्स के साथ, उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस बार एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो GRM रहने वाले हैं रिपोर्टेड नंबर पे वो करीबन $19 पर बैरल के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं। और मार्केटिंग मार्जिन्स देखें तो 1.3 पर लीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सबसे ज़्यादा नजरें मैनेजमेंट की कमेंट्री डेफिनेटली रहेगी, कितना और सरकार आगे चल के कितना हाइक लेती है उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर, ये दोनों ही चीज़ें इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और चीज़ पे नज़र रखनी है, वो है बिना रिफाइनरी और जो आंध्रा रिफाइनरी है उसके कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन, यहाँ पर जो कमेंट्री निकल के आएगी उस पर भी नज़र रहेगी। तो पेट्रोल जो क्रूड के जो हायर प्राइसेस है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर डेफिनेटली कमज़ोर रहने वाली है। लेकिन मैनकाइंड की बात करें, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। एकदम से मार्केट में एक शानदार रिवर्सल आया, बहुत तेज़ी वाला। जो निफ्टी 55 पॉइंट नीचे था, एक टिक में अब 40 पॉइंट ऊपर हो गया। जी हाँ, एक ही टिक में ये मूव आया है। और बैंक निफ्टी भी देखिए एक बार ज़रा, बैंक निफ्टी भी एकदम से जो करीब 250 से 300 पॉइंट की रैली एक सिंगल टिक में आई है। और 3 बजे इस तरीके का मूव आना नॉर्मली काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था जहां पर एकदम से शार्प मूव्स आने शुरू हुए हैं और अच्छी रिकवरी आई है डे लो से। एक्सिस बैंक देखिएगा एक बार ज़रा, टाइटन देखिएगा और कुछ स्टॉक्स हैं। ICICI बैंक लेकर आइए ज़रा एक बार इंट्राडे चार्ट। ICICI बैंक में एकदम से एक मूव आया, शार्प मूव आया। इनफैक्ट एकदम से डे हाई पर हम यहाँ पर आए हैं। और इसके अलावा और क्या मूव हुआ एकदम से, एक बार अदानी एंटरप्राइजेस का इंटरडे लेकर आइए। अदानी एंटरप्राइजेस एकदम से डे हाई पर आया, यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आई। लार्सन एंड ट्यूब्रो लेकर आए, लार्सन एंड ट्यूब्रो भी एकदम से डे लो से डे हाई पर आया। सॉरी नुपुर, कंटिन्यू करिए। थोड़ा सा मार्केट में एकदम से मूव आया था तो उसको पॉइंट आउट करना चाह रहा था। बिल्कुल सर, मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स देखें तो 10% की बढ़त यहाँ पे रेवेन्यूज़ में आती हुई दिख सकती है। 3400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आते हुए नजर आ सकते हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 16% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, 100 बेसिस पॉइंट से सुधर के 23% के आसपास होते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफे में हालांकि 3% की कमजोरी रिपोर्टेड बेसिस पे नजर आएगी, लेकिन एडजस्टेड प्रॉफिट आपको देखना है क्योंकि पिछली बार 125 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर देखने को मिला था। 10% की YOY ग्रोथ ऑर्गेनिक डोमेस्टिक कारोबार में देखने को मिल सकती है। 5% की ग्रोथ जो इंटरनेशनल का कारोबार है कंपनी का, वहाँ पे ऑर्गेनिकली आती हुई नजर आएगी। कंपनी ने हाल ही में जो एक्विजिशन किया था वो भी पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया और वहाँ पे जो क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो करीबन 10% के आसपास की है। 13% की ग्रोथ RX और 10% की ग्रोथ OTC सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। सबकी नजरें GLP-1 लॉन्च पर ही रहेगी, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री GLP-1 लॉन्च पर आती है और तो उस पर ही बाजार नजर बनाए रखेगा। हालांकि मार्जिन एक्सपेंशन इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। ओके, मार्जिन एक्सपेंशन मैनकाइंड में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे नजर रहेंगी। साथ ही BPCL के लिए क्वार्टर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री पर फिलहाल नजर रहेंगे। लेकिन PI इंडस्ट्रीज, कंचन आप बताइए इसका अनुमान क्या लगा के चल रहे हैं स्ट्रीट? अगेन अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो एक वापस से सॉफ्ट क्वार्टर हमें PI इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू फ्रंट पे ले लीजिए या फिर ऑपरेशनल नंबर्स ले लीजिए, हर जगह आपको नंबर्स में गिरावट ही आती हुई दिखाई देगी। रेवेन्यू में करीबन 12% की गिरावट एक्सपेक्टेड है। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो तो 17 से 20% तक माना जा रहा है कि हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। EBITDA और जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन्स में 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स की जो कमजोरी है इस टाइम पे स्ट्रीट
स्ट्रेट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे एग्रोकेमिकल का जो कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वहां पे हमें साल दर साल करीबन 14 से 16% की जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। डोमेस्टिक फ्रंट में अगर बात करें तो ये हमें केवल 5% तक का बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज इस टाइम पे जो रबी सीजन रहा है वो भी काफी ज्यादा सबड्यूड रहा है। फार्मा बिजनेस में माना यह जा रहा है कि साल दर साल करीबन 24 से 25% की जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये नंबर आपको सुधरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन साल दर साल यहाँ पे एक डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में रेवेन्यू में मैं आपको बता दूं कि जो इन्होंने भी रिसेंटली एक्विजिशन किया था प्लांट हेल्थ केयर का, तो वो भी वहां पे आपको इंक्लूड होता हुआ दिखाई देगा करीबन 16 करोड़ का। फोकस आपको कहां पे रखना होगा, डिमांड सिनेरियो इस टाइम पे किस तरीके का बना हुआ है, प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे हैं डोमेस्टिक सेगमेंट में, कस्टम सिंथेसिस में, और साथ ही साथ न्यू मॉलिक्यूल लॉन्च के ऊपर मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है, क्या कमेंट्री देता है। लेकिन वापस से क्वार्टर 4 एक सॉफ्ट क्वार्टर। चलिए, ये हो गया नंबर्स का प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट्स में रिकवरी आई अच्छी खासी। हमारे साथ सोहम एसेट मैनेजर्स के फाउंडर और CIO संजय पारिक जुड़े, उनसे बात करेंगे। संजय जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट ने काफ़ी कुछ सहा है मैक्रो फ्रंट पर, क्रूड, डॉलर रुपी, FI की सेलिंग, फिर भी जिस तरीके से निफ्टी रेजिलिएंट रहा है उसको आप कैसे देखेंगे और आपका व्यू क्या रहेगा मार्केट पर? It's not clearly, as you covered, situation easy नहीं है. Crude, rupee and appreciating rupee, and then of course foreigners find other markets quite attractive. Earnings clarity nahi hai because crude is very important. Q1 will have cost inflation. Q4 mein the whole impact was not visible, but it will impact in Q1. And 5 million barrel daily हमें import करना है. $40 का भी अगर markup गिने तो $200 million का check daily India को देना है. Now either the government bears it or the oil company bears it or the common public bears it. But it's not a small amount on corporate profits also, it will have impact. So, and that is showing up in 10-year yield going up and then cost of equity going up. Having said that, due to this uncertainty, price levels are also very comfortable. So, yes, we don't have clarity. We may have some more downside, is what we believe, but it will throw opportunity and very clearly, we will have a Q1 which will be a painful Q1. But uske baad, if you look at longer term, maybe this could be an opportunity which will throw up in the next reaction that we may have of 3 to 5%. Sanjay ji, not exactly short term, लेकिन medium term के लिए, till the time crude settles or settles above, below 80, supplies एक बार फिर से resume हो जाए, जब तक ये oil shock हम feel कर रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सा टेक्निकली फार्मा की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है क्या? फार्मा जो कि पिछले कुछ समय में नंबर्स भी ठीक ठाक थे और M&A एक्टिविटी रही, सन फार्मा इसका एक बहुत बड़ा जीता जाता उदाहरण है, क्या टेक्निकली अपने आप को थोड़ा सा फार्मा हेल्थ केयर पे शिफ्ट करना चाहिए क्या कुछ समय के लिए? Yeah, so I mean, rightly, even our weight in our pharma is overweight, and you're right, I agree. वहाँ पर we don't have worries like AI. Rupee depreciation का फायदा होगा, volume growth उनको जो आना है वो आएंगे, and the US-led tariff issues are not visible in the pharma, at least for now. So yes, wherever and at least Sun Pharma particularly, we also own post-acquisition because we like the acquisition. It will be accretive and it's really reasonably bought. So I agree that pharma pe mild overweight hona chahiye. But having said that, at least our product is always that we'll always be large cap. But what we have done is our large cap is today 83%. So which was 72% before the war, we moved up to 83%. And then our strategy is that where does you get less affected? Effect to hoga hi. But certain segments mujhe lag raha hai may be insulated or not affected so much. And that's our stand. And even the larger caps will be much better placed, is what our view is.
ओके संजय जी, ये बात हो गई फार्मा स्पेस को लेकर। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, आज का लूजर स्टॉक जो है वो एम्बर एंटरप्राइजेस है। रिजल्ट के बाद और मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना। पूरा ईएमएस स्पेस थोड़ा प्रेशर झेल रहा है। आपका व्यू क्या है ईएमएस स्पेस को लेकर? क्या लंबी अवधि के नज़रिए से, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं इसमें? और जिस तरीके से टूट रहा है, क्या ये रेड फ्लैग है तो अवॉइड करना चाहिए या फिर इसे अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए? Opportunity larger, longer term clearly है EMS space में. Our problem has always been valuation. So earlier you saw Keynes disappointing. Today even Ember is not, you can see it in the price. And so the valuation is really rich. We used to own Sirma at one point, but we sold off, and it's done well after we sold also. We in fact bought and sold twice in the last 4 years. But we still feel valuation at 40, 45, 50 times when growth is challenging for them as well. So right from Dixon, where you've not seen growth, to Keynes, where certainly again you saw pain, Sirma has delivered well. But overall, this segment does have challenges. It is a high growth segment, but has its own challenges. So mujhe valuation is our discomfort. However, the opportunity is pretty large. अच्छा, आईटी में क्या व्यू है अब आपका? लार्ज कैप आईटी में जहां इतना पैसा डिस्ट्रॉय हुआ है पिछले 2-3 साल में, और बहुत लोगों का मानना है कि ये एआई जो है ये एकदम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हालांकि काफ़ी लोग वैल्यूएशंस का एक एग्जांपल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप किस कैंप में हैं? Amit bhai, so on this also, last 4 years we are underweight, and it has helped us. And we were really worried. If you hear us out in all the forums, we were worried, but we also had Infosys, so we took our hit because we were not zero. That's not our approach. So we were at 3.5-4% all throughout. Yes, from here they look real now value. Some of them FCF yield 6% का हो गया है. Dividend yield itself will be 3-4%. But we still don't think we are going to increase weight because rightly, there will be growth challenges. उनके guidance में भी दिख रहा है. It is showing up in their own guidance. Some of them have explicitly said that every year 2% of our revenues can get impacted by AI. And the opportunity is there, but before that, clearly growth challenges are there. And when growth is lower, obviously de-rating जो 20-22 टाइम था उससे हम अभी 15 टाइम पे आ गए. Some of them at 13 times also. But I still feel growth clarity नहीं होगा तभी शायद अगर एक डेड कैट बाउंस भी आए, but at least we will not increase our weight in IT. ओके, अच्छा संजय जी, इस की इंडिकेटर्स को देखते हुए, यूएस यील्ड्स को देखते हुए, और जहां शायद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नए फेड चेयरपर्सन के साथ यूएस में रेट कट साइकिल आगे बढ़ेगी, मामला बिल्कुल उल्टा है ना? अब सडनली आपको गोल्ड को, सिल्वर को, प्रीशियस मेटल्स को देखने का नज़रिया बदल गया मात्र 15 से 20 दिन के अंतराल में. एंड सेम इज द केस विद इंडस्ट्रियल मेटल्स एज वेल. कमोडिटीज पर आपका व्यू क्या है? मेटल्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? So we like non-ferrous, and luckily it's went well for us. We were owning Vedanta, and we have a large weight there as well. So वहाँ पर at least हमारा point of view ये था कि non-ferrous is less impacted because of Chinese oversupply. So be it zinc, aluminum, silver, and now because of the demerger, you have power, oil and gas, and a small element of steel. So all of these, and the prices are resilient, be it aluminum or silver or zinc. So there is a serious cash flow that they're making. The demerger is already showing up in unlocking the value. If you take the combined demerger, I still feel when the 4 demerged entity will open up or get listed, we'll see further unlocking. But it has helped. Always demerger helps in unlocking, which has happened in this case also. So यहाँ पर we are pretty positive. We own Vedanta, all the 5 entities, and it's a large weight, and we continue to like it. ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर संजय जी अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया.
इस पिक्चर एक बार निफ्टी लिखे आइए, निफ्टी बैंक लिखे आइए। अनुज, एक हद तक तो हम शायद इस रिकवरी में निफ्टी आईटी को एक क्रिटिकल कंपोनेंट और किरदार समझ सकते थे, बट ये क्लोज लगा कैसा? बाजार क्या चेज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझ में आया? और कल के लिए करें क्या? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इशू क्या हो रहा है मार्केट में। आपको याद होगा कि हम डीलों पर नहीं बंद होते हैं। इनफैक्ट क्लोजिंग तो हमारी काफ़ी हद तक रिकवरी के साथ ही होती है। जो भी गिरावट आती है वो पूरी इंटरडे में आती है। अब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो मैं दिखाता हूँ आपको यूएस फ्यूचर्स। एक बार यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो गिरावट है, एक बैक टू बैक गिरावट की उम्मीद मार्केट लेके चल रहा है, लेकिन डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का हुआ है, 99.2 पर आया है थोड़ा सा। और ब्रेंट क्रूड जो आज सुबह हमने 111 के ऊपर देख लिया था, 111.1 देखा था। आपको याद होगा जब 10 के दमदार ट्रेड्स हमने एंड किया था तब 111.1 पर था, अभी हम 110 के नीचे आ गए हैं। और एक चीज़, इस मार्केट में अभी एक होप है कि सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन आ सकता है इकोनॉमी को लेकर, रुपए को लेकर, FIIs को लेकर। और इस वजह से वीरू किसी की हिम्मत नहीं होती है इस मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस कैरी करने के लिए। इशू क्या है, इंटरडे में मार्केट काफ़ी गिरता है क्योंकि कोई एक्शन नहीं आता है तो उस वजह से। लेकिन एक आपको एक शायद उम्मीद रहती है, कहीं ना कहीं चैटर रहता है, उस वजह से क्लोजिंग नहीं होती है डेलो पर। क्लोजिंग अच्छी खासी रिकवरी के साथ होती है। और आज तो वैसी मार्केट ने बहुत क्रूशियल लेवल्स टेस्ट किए, वहाँ से रिकवरी आ गई। डॉलर रुपये का इंटरडे देखिए, लेकिन आप यहाँ हल्की सी भी रिकवरी नहीं। इनफैक्ट यहाँ तो हम और लो पे लो बना रहे हैं। आप ये एक फ्रेश इंटरडे लो है, 96.34 है। तो ऐसे में मेरा व्यू ये रहेगा कि चांसेस हों रात को और सुबह अपना आराम से एक व्यू लें मार्केट पर। मार्केट आपको मौके दे रहा है इंटरडे में। अच्छा, आपके पास पोजीशन का बैगेज ना होना तो आप अच्छी ट्रेड ले भी सकते हैं। जैसे अगर आज आपके पास पोजीशन का बैगेज नहीं था तो आज एक अच्छी खासी ट्रेड प्ले आउट हुई है, दोनों तरफ की ट्रेड प्ले आउट हुई है इनफैक्ट। तो वही व्यू रहेगा मेरा। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक के लिए नूपुर, कौन से स्टॉक्स पर फोकस? शिपिंग स्टॉक्स पर आज यहाँ पे आते हुए दिखा है। सेलेक्टिंग बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। जी शिपिंग अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ फिलहाल यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। इसके साथ सेलेक्टिव फार्मा भी डीलर्स के रडार पर बना हुआ है। कुछ फार्मा स्टॉक्स में भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती हुई नजर आई है। सन फार्मा हैवी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही कुछ कंज्यूमर रिटेल स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज इस हफ्ते नंबर्स आते हुए दिखेंगे और उम्मीद यही है कि Q4 के जो नंबर्स होंगे वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर भी अच्छी आती हुई दिखेगी, तो यहाँ पर भी नतीजों से पहले खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नायका एक बड़े HNI की तरफ से यहाँ पे एक्यूमुलेशन आते हुए दिखा है, स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये चारों स्टॉक्स आज फोकस में, जी शिपिंग, सन फार्मा, पेज इंडस्ट्री और नायका। ओके, तो जी शिपिंग, सन फार्मा, पेज इंडस्ट्रीज और नायका डीलर्स के रडार पर है। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। और सन फार्मा अपने 52 वीक हाई पर कर रहा है काम का शानदार रैली, पोर्टुगल काउंटर में 1.5% नीचे, 52 वीक हाई इसका सन फार्मा स्पेस में कुछ स्टॉक्स बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, BTST STBT लेना शुरू करते हैं। हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। गाबत सर, शुरुआत आपसे बताइए, ट्यूसडे के लिए कौन सा स्टॉक? मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए JSW एनर्जी में लॉन्ग साइड। बहुत बढ़िया बेस बना है, करीब 4 दिन से कोशिश कर रहा है कि आपको मिलना चाहिए। 528 रुपीज 40 पैसे पे ट्रेड करा है, 520 का स्टॉप लगाएंगे, करीब 8 रुपए का। टारगेट 540 के पॉसिबल है। JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी ये हो गई गावा सर के पिक। मानस जी, आपके पिक? देखिए, परसिस्टेंट को लेके जाएंगे अनुज जी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो स्टॉक ने अपनी 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आई थिंक ये बाउंस बैक अभी भी जारी रहेगा, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 49.37 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपके 48.74 के रहेंगे और आपके टारगेट रहेंगे 5050 के, 5050 के। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम आपका BTST ट्रेड है। आज IT ने जिस प्रकार की रिकवरी दिखाई उससे मानस थोड़ा सा अगर आप देखें तो उत्साहित है। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड बैंक ऑफ इंडिया में अगेन जो पहले ट्रेड दिया था आज शो के स्टार्टिंग में, वही ट्रेड कैरी करना चाहेंगे। आई डोंट वांट टू ऐड अनदर ट्रेड ऑन द बुक। तो बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉप लॉस रहेगा 142 एंड टारगेट रहेगा 130। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और PSU बैंक्स एनीवेज एक शार्प करेक्शन में है। मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया वुड कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड। बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही जाना चाहेंगे सोमिल जी। इनका STBT हो गया। अरुण जी, आप BTST STBT?
जी श्रेया जी, BTST के साथ ही जाना चाहेंगे। टोरेंट पावर में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक बड़े मूविंग एवरेज से रिवर्सल आया, 1525 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस छोटा लगा है, 1508 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 1554 तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते। ओके पंकज जी, आप बताइए आपकी ट्रेड। मनु सर, BSE के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 3 घंटे से काफी अट्रैक्ट कर रहा है ये स्टॉक और कंटिन्यूअसली हायर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। 4110 से 112 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर 4110 112 की रेंज है। 4080 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 4160 4180 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, ये हो गई BTST ट्रेड्स। अब बीरू के पास चलते हैं आज के मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू, आज शुरू में तो काफ़ी खराब रही होगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड कुछ रिकवरी आई क्या? बिल्कुल, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है अनुज, लगभग आप समझिए 230 के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। और शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा 26 हो गया, करीब ये 7 या 9 था, अब आप 12 बजे का समझिए। सो थोड़ा प्राइस डैमेज कंट्रोल है, बट फिर भी शॉर्ट का ग्रिप बना है। एंड मोस्ट स्पेशली बैंक्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग शेप में नहीं है। अगर आप देखें आज निफ्टी की रिकवरी में निफ्टी बैंक की रिकवरी कुछ भी नहीं है। आप जब मैं आपको PSUs दिखाऊंगा तब वो आपको सेंस मिलेगा। लॉन्ग 28, शॉर्ट कवरिंग 26, शॉर्ट 93, लॉन्ग अनवाइंडिंग 67। एक एक करके स्लाइड्स लेके आइए जहां पर स्टॉक्स का अगर आप देखें उल्लेख है। इसमें सोलार इंडस्ट्रीज पोस्ट नंबर्स, सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, BSE ऑल टाइम हाई, विशाल मेगा मार्ट, विप्रो, BSE। आज IT ने कमाल किया और BSE ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग तबका है ही। बाकी परसिस्टेंट, पूरा IT आज शॉर्ट कवरिंग का दिन था जनाब। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ओरेकल, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस हमारे डाउन साइड को एटलीस्ट अगर आप देखें तो ये जो आखिरी की रिकवरी आई, क्यों आई नहीं कह सकते, बट ये एटलीस्ट अगर आप देखें फर्स्ट हाफ की रिकवरी IT ने स्पॉन्सर की। शॉर्ट बिल्डअप, एम्बर, एक्सीडेंट ऑफ द डे, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, TVS मोटर्स कोलैप्स हुआ। हालांकि याद रखिएगा जो इस ग्रुप का एक वेंचर है, अब वो थोड़ा सा अगर आप देखें ये जो बैंकिंग स्पेस में एंट्री का, वो थोड़ा बाजार को अच्छा नहीं लगा। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग, PFC, REC, क्रॉम्पटन, ऑल इंडिया। अच्छा, एक बार जरा लिखाइएगा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, क्या उस प्रकार की रिकवरी है यहाँ नहीं है? एक बार लिखाइए प्लीज जरा, एक बार आप ये देखिए। नो रिकवरी व्हाट्सएवर। और करीब 7877 पे ट्रेड करता हुआ ये। मानस, SBI पे फाइनल कमेंट का क्या होगा आपका? ऑफ इंडिया में मेरा समझना है कि नीचे की अभी और भी जर्नी बाकी है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो वीकली चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बना हुआ है। मेरे ख्याल से 910 रुपए तक तो बिल्कुल फिसल सकता है। अगर 910 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 860 के आसपास का भी हो सकता है। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, खरीदारी करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। 1000 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करनी है। ओके, SBI पर ये व्यू हो गया। PSU बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें तो डेंट पड़ा है, प्रेशर में है, और रुपया फिर से फ्रेश लो 96.37 रुपये पर डॉलर। तो रुपए में कमजोरी बड़ा सिर दर्द। लेकिन जिस कदर रिकवरी आई और कुछ काउंटर्स देख रही थी मैं जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, IT स्पेस का तो जिक्र कर ही रहे थे वीरेंद्र जी, जहाँ पर अच्छी खासी तेजी। एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट रखिएगा स्क्रीन पर, ये भी डेज हाई तो नहीं लेकिन उसी के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी अल्ट्राटेक सीमेंट में। इसके बाद लेकर आइए LNT भी निचले स्तरों से रिकवर होकर अब इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही लेकर आइएगा ग्रासिम भी, यहाँ पर भी रिकवरी अच्छी है। कुछ और काउंटर्स देखते हैं। बजाज फाइनेंस रखिएगा स्क्रीन पर, ये भी लगभग 1% की तेज़ी के साथ बजाज फाइनेंस आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बजाज फाइनेंस पर एक व्यू लेना चाहूँगी यहाँ पर। अरुण जी, बजाज फाइनेंस आप देखिए और 1.5% की तेज़ी आज के सत्र में 921 के लेवल पर अच्छा लग रहा है या फिर अभी अवॉइड है? तो बिल्कुल श्रेया जी, बजाज फाइनेंस को भी मैंने एज ए BTST शॉर्ट लिस्ट करके रखा था, पर टोरेंट पावर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, टोरेंट पावर मैंने शेयर किया। डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का भी चार्ट अच्छा है, 900 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट है। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, अगर किसी ने आज भी बाय किया है तो 900 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 942 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। तो चार्ट ओवरऑल पॉजिटिव है, 900 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। ओके, अच्छा एक ग्लेनमार्क पे बात कर लेते हैं। ये मैंने जो 2 बजे स्टॉक मार्क किया था, सोमिल जाते जाते ग्लेनमार्क पे जरूर टिप्पणी करिएगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? अच्छी क्लोज है और एज पे सारे एवरेजेस के ऊपर।
See, pharma में definitely Glenmark is the strongest at the moment. Zydus Life, Divis Lab, ये सारे भी स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन Glenmark Pharma ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा करेक्शन देखा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन Glenmark। मेरे ऊपर में टारगेट्स 2500 प्लस रहेंगे इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक। नीचे में दो सपोर्ट हैं, एक अराउंड 2290 के आसपास और दूसरा 2230 के आसपास। तो ये दो लेवल्स ध्यान में रख के आप पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड करें। फार्मा सेक्टर ओवरऑल भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फार्मा सेक्टर ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हो गया व्यू यहाँ पर आपके लिए। एक बार वोडाफोन आइडिया लेकर आइए। वोडाफोन आइडिया की कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस और FY27 में हम एंटर कर रहे हैं विद फुल कॉन्फिडेंस। और ये बात भी कह रहे हैं वो कि 3 साल के जो उनके प्लान हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि वो उन्हें मीट कर पाएंगे और वर्स्ट इज़ ओवर। 2 बार उन्होंने ये बात कही है। तो वोडाफोन आइडिया के समय कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है और उसमें ये बातें आ रही हैं। इसी वजह से आप देखें तो इंटरडे लो से अच्छी रिकवरी हुई है। इनफैक्ट रिफ्रेश करेंगे एक बार इसको तो ग्रीन में आ गया ये 1297 पर आ गया है इस समय वोडाफोन आइडिया। मानस जी, ट्रेडिंग में कहते हैं कि कुछ भी अनटचेबल नहीं है और कई बार आपको बेस्ट ट्रेड्स ऐसी ही मिलती हैं। वोडाफोन आइडिया डबल हो गया अपने लो से। अगर किसी के पास है तो क्या करें और अगर नहीं है तो क्या लेने का समय है? देखिए, पैटर्न तो पॉजिटिव है और मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 16 रुपए 50 पैसे के लेवल को टेस्ट करने का। तो जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे 11 रुपए 25 पैसे के ऊपर, हर गिरावट पे खरीदारी करें। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो 11 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। टारगेट करीब करीब 16 से 16.5 रुपए के बीच का हो सकता है। 13 रुपये हो गया। आप देखिए 13 रुपये। आज सुबह एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि बहुत लोग लॉन्ग होंगे तो वो थोड़ा सा पोजीशन आज मुझे लग रहा है अनबाइंड हो गई होगी। उसके बाद 13 के ऊपर अब टिक रहा है ये। और शायद इसमें एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, अब फाइनली FPO इन्वेस्टर्स, देखिए टाइम लगा लेकिन फाइनली अब वो ग्रीन में आ गए हैं। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बहुत टाइम लग गया, लेकिन चलिए ठीक है। जो एक 6 का लेवल देख लिया था और थोड़ा सा पेन हुआ था मुझे, 11 से 6 का हो गया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स हैं। तो वैसे अब कम से कम 13 पे तो आया और अच्छी बात है ये। जो हाई से इसके 18-19 के मुझे लग रहा वहाँ तक जाने का पता नहीं, मतलब उसके लिए थोड़ा सा इनको कुछ 1-2 क्वार्टर्स में और नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखानी होगी। 1-2 सब्सक्रिप्शन जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा इनको रिकवरी दिखानी होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि वर्स्ट इज़ ओवर, प्रमोटर वापस थोड़ा पैसा डालने को तैयार है। तो एक थोड़ी सी एक सेंस बन रही है, पॉजिटिविटी वापस आ रही है काफ़ी समय के बाद वोडाफोन आइडिया में कि हाँ अब थोड़ा सा मामला जो है ठीक है। वैसे क्या मेरा मानना ये है कि अभी भी कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक मैं इसको नहीं मानता, वो अभी भी हाँ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, लेकिन अच्छा पैसा बना है इसमें अगर आपने टाइमिंग सही की तो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे अभी भी भारतीय ज़्यादा मजबूत फाइनेंशियली स्टॉक है, लेकिन प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले कुछ महीने जब से वो AGR पर एक क्लैरिटी आ गई थी कि सरकार अपोज नहीं करने वाली थी, उसके बाद से आई थिंक इसमें एक अच्छा व्यू रहा है और सही पैसा भी बना है। अब डे हाई पर बंद हो रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव है। चलिए एक काम करते हैं, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं कि किस तरीके से क्लोजिंग रही आज की। लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर आज की क्लोजिंग। और निफ्टी में अच्छी रिकवरी के साथ हम बंद हुए हैं, करीब करीब फ्लैटिश हैं, लेकिन देखिए आज का लो था करीब करीब 23,317 का, तो करीब करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी हुई है। चलिए मैं बता देता हूँ। इसके अलावा अब बैंक निफ्टी करीब करीब 250 पॉइंट नीचे था, 200 पॉइंट के करीब। निफ्टी IT में अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन करीब करीब 750 पॉइंट की 2.5% निफ्टी IT इस समय ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था, लेकिन स्मॉल कैप में गिरावट थी करीब करीब 1% की। एडवांस डिक्लाइन शुरू में तो काफ़ी ख़राब था, लेकिन फिर भी थोड़ा इंप्रूव हुआ। ऑलमोस्ट 1:3 के करीब की एडवांस डिक्लाइन रही। अब आते हैं आज के सेक्टोरल लूजर्स पर, देखते हैं सेक्टर लूजर्स क्या क्या रहे। सबसे ऊपर PSU बैंक्स 2% के करीब, निफ्टी ऑटो 0.25%, मेटल्स करीब करीब 1% नीचे था आज की ट्रेड में। ऑयल एंड गैस में करीब करीब 3/4% की गिरावट थी। कैपिटल गुड्स भी करीब करीब 3/4% नीचे था और एनर्जी ये भी करीब करीब 3/4% नीचे था। अब आते हैं आज के गेनर्स पर। गेनर्स में 2 थे, IT और फार्मा। आई थिंक आज सुबह हमने बात भी की थी श्रेया कि फार्मा और मिड कैप IT यहाँ छुपने की जगह, और यही दोनों इंडेक्स ग्रीन में थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, एक सिंपल ट्रेड थी, प्ले आउट हुई है।
चलिए अब आते हैं आज के निफ्टी लूजर्स पर, और निफ्टी लूजर्स में टाटा स्टील, पावर ग्रिड दोनों हमने रेड में लिए थे सुबह। टॉप स्टॉक्स में SBI, NTPC, बजाज ऑटो और ट्रेंड, यहाँ पर गिरावट आई। लेकिन गेनिंग स्टॉक्स में क्या क्या थे? IT, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, और उसके अलावा भारतीय एयरटेल में शानदार कमबैक है। भारतीय एयरटेल अच्छा चला, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और विप्रो, ये रहे आज के आपके पहले गिरे फिर उठे, क्या गजब उठा पटक रही पूरे दिन। पता नहीं क्या खबर थी जिसको बाजार सेंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोटे तौर पे शानदार रिकवरी। खैर, अब कल का दिन एक बार फिर से उठा पटक के नाम रहेगा। मंगलवार यानी एक्सपायरी का दिन, और कल 19 मई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। सेटअप, स्टॉक्स इन न्यूज़ और सारी की सारी अगर आप देखें तो खबरों का जायजा लेकर ये पैनल आपके साथ सुबह सुबह मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।